आज हम बलूचिस्तान के इतिहास, भूगोल, राजनीति और रणनीति, इन सभी विषयों को, इन सभी नज़रियों से हम बलूचिस्तान को समझेंगे। ये जो मसला है ये एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है जो कहता है कि साहब ये ज़मीन का टुकड़ा हम लोगों का है, ये हमें दे दीजिए, हम अलग हो जाएं, या ये एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है। इस्लाम इम्पोर्टेंट नहीं है, ऑनर है, उनका कल्चर है, उनकी लैंग्वेज है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बलोचों में ये भी होता है कि दो कबीलों में झगड़ा हो रहा है और एक कबीले की महिला दूसरे कबीले में जाती है विदाउट कवरिंग हर हेड और पीस के लिए कहती है, तो दूसरा जो कबीला है वो मना नहीं कर सकता। बलोचों की लाशें पहाड़ों पर फेंक दी जाती हैं, उनके जिस्म पर टॉर्चर के जख्म होते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद जैसे नारे लिखे होते हैं। एक बलोच सेइंग है कि जब बलोच बच्चा पैदा होता है वो मोज़ों के साथ पैदा नहीं होता, मगर जब बड़ा होता है हर एक कदम जो लेता है वो सोने पर लेता है। आम जो आदमी है उसको कितना फ़र्क पड़ता है, जो पाकिस्तान का जो पंजाबी है और जो बलूचिस्तान का शख्स है, उन दोनों के लिए वहाँ पर जीवन जो है कितना अलग होता है। तो ईरान और अफगानिस्तान का क्या स्टेक है इस पूरे बलूचिस्तान के विवाद में? पाकिस्तान के नज़रिए से वो बलूचिस्तान के लोगों की प्रोफाइलिंग कैसी है कि कितने लार्ज नंबर पर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, सोशल एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, उनको ताकत करेज कहाँ से मिल रही है इतनी ज़्यादा? एक जो उसकी हैंगिंग हुई थी, उसको फांसी चढ़ी थी, उसकी मूंछ नीचे हो गई थी, तो ये 80 साल का जवान नीचे बैठकर उसकी मूंछों को ताव देता है और ऊपर करता है और कहता है कि बेटा, मौत में भी दुश्मन को ये मत फील होने देना कि तुम यू हैव डिस्पेयर्ड, दैट तुम दुखी हो या तुमने पैनिक किया है। रमजान में एक बलोच को पूछा गया, तुम फास्ट क्यों नहीं कर रहे? कहता मुझे करने की जरूरत नहीं है, मेरे सरदार फास्ट कर रहे हैं। आपके ही एक प्रांत में से एक प्रांत है, वहाँ पर पॉलिटिकल लीडरशिप डेवलप करना, वहाँ पर बुनियादी विकास की चीज़ें करना, वहाँ के लोगों की 4 चीज़ें सुन करके कुछ काम कर लेना आपके एक बड़े सामरिक कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म कर सकता है या मिनिमाइज कर सकता है। तो ये क्यों नहीं करते हैं पाकिस्तान के हुक्मरान? रीज़न क्या है? मतलब ये किसी एक जगह का इतिहास कितने विरोधाभासों से घिरा हुआ हो सकता है। यही वो जगह है जहाँ के रेगिस्तान ने अलेक्जेंडर जैसे विश्व विजेता को भी पानी भरवा दिया, और कालांतर में इसी जगह का परिचय कुछ ऐसे मिला कि ये वो जगह है जहाँ बलोच फाइटर्स ने पूरी की पूरी ट्रेन ही हाईजैक कर ली। आप अपना दोस्त चुन और बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं, और पड़ोसी देश की अगर बात होती है तो उसमें भारत और भारतीयों की रुचि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में ही रही है। स्वागत है आपका ललन टॉप के शो मास्टर क्लास में, जो अब एक नए फॉर्मेट में होगी। आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान की। क्यों पाकिस्तान का ये इलाका लंबे समय से हिंसा से प्रभावित रहा, कौन हैं बलोच लोग, क्या चाहते हैं वे, बलूचिस्तान की आज़ादी का जो आंदोलन चल रहा है उसकी जड़ में क्या है, क्यों वहाँ बलोच लिबरेशन आर्मी के लोग बस रोक करके लोगों को चुन करके मारते हैं, क्यों वे ट्रेन को हाईजैक करते हैं, सैकड़ों लोगों को एक दुर्गम इलाके में पहाड़ों पर ले जा करके बंधक बना लेते हैं। आज हम बलूचिस्तान के इतिहास, भूगोल, राजनीति और रणनीति, इन सभी विषयों को, इन सभी नज़रियों से हम बलूचिस्तान को समझेंगे। ये भी समझेंगे कि भारत, अमेरिका, चीन और अफ़गानिस्तान के क्या स्टेक्स हैं इस क्षेत्र की शांति या अशांति में। सारे शिक्षार्थी, सारे तालिब इल्म इस तरफ मेरे साथ बैठे हैं और उस ओर हैं हमारे गुरुजी आज के, तिलक देवाशर जी। आप भारत के प्रधानमंत्री को सुरक्षा मामलों पर सलाह देने वाली संस्था नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर हैं, और आप पाकिस्तान एट द हेल्म द बलूचिस्तान कॉनंड्रम जैसी किताब के लेखक भी हैं, जो इस वक्त इस मेरे सामने है। इसका अंग्रेज़ी और हिंदी संस्करण दोनों ही। तो आज सर से समझेंगे बलूचिस्तान की पूरी कहानी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। और बहुत बुनियादी सवालों से हम शुरू करेंगे, क्योंकि ऐसे ही समझिएगा कि स्कूल की क्लास है। तो पहले ज्योग्राफी के नज़रिए से बता दें कि बलूचिस्तान किधर पड़ता है, और अगर उस क्षेत्र का परिचय देना हो 3, 4, 5 पॉइंटर्स में किन किन चीज़ों के लिए वो जाना जाता है, वहाँ का टेरेन क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं। तो एक शुरुआती ब्रीफ इंट्रोडक्शन बलूचिस्तान का। जी बिल्कुल। तो क्लास रेडी है? बिल्कुल। तो ये तो है नक्शा हमारे रीजन का, खित्ते का। हमने नॉर्मली आप पाकिस्तान का देखते हैं, इसमें बलूचिस्तान हाईलाइट किया गया है कि बलूचिस्तान है क्या। जैसे आप देखेंगे ये पाकिस्तान का
44% एरिया है, इट्स द लार्जेस्ट प्रोविंस, सबसे बड़ा प्रोविंस है, मगर इसकी प्रॉब्लम ये है कि इसकी जो पॉपुलेशन सिर्फ 5% है ऑफ पाकिस्तान। तो ये जो डायनेमिक है, लार्जेस्ट एरिया के हिसाब से बट पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे कम, इसके अपने डायनेमिक्स होते हैं, क्योंकि कोई भी अगर डेवलपमेंट करनी हो तो पर कैपिटा कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होगी तो होगी बलूचिस्तान में। अगर कोई सरकार बलूचिस्तान को डेवलप करना चाहती है तो पर कैपिटा कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट विल बी मैक्सिमम इन बलूचिस्तान। अब ये बाकी जो प्रोविंसेस हैं पाकिस्तान के, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का कैपिटल क्वेटा, और ग्वादर बड़े न्यूज़ में आजकल आता है, तो दैट इज़ ग्वादर। हाँ जी, नेक्स्ट। तो इसमें आपको मैं बलोचों के बारे में कुछ इसके बारे में इनको आपको बता दूं कि अभी जो बलूचिस्तान का जो प्रोविंस है, आगे जाके डिटेल में बात करेंगे, बट ये हिस्ट्री में कॉलोनियल टाइम में सबसे बड़ी जो इसकी यहाँ रियासत थी उसका नाम था कलात, और खान वाज द रूलर ऑफ दैट, खान ऑफ कलात। और उसके नीचे जो स्टेट्स थी ये थी मकरान, लासबेला, खारान, और ये था कलात। ये जो 3 रियासतें इंडिपेंडेंट नहीं थी, दे ओन्ड देयर एलिजेंस टू खान ऑफ कलात। और बाकी जो इलाका था ये वाला, ये ब्रिटिश ने खान ऑफ कलात से और अफ़गानिस्तान के अमीर से आफ्टर 1879 ट्रीटी ऑफ गंडमक में ये एरिया छीन लिया था, और उसको उन्होंने इसको एक चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस बनाया। बाद में ये ब्रिटिश बलूचिस्तान हो गया। हालांकि यहाँ के जो लोग हैं वो सब पश्तून हैं, बलोच नहीं है, पश्तून हैं, बट फिर भी कॉलोनियल उनकी जो इंपीरियल माइंडसेट था, उन्होंने इस इलाके को ब्रिटिश बलूचिस्तान अंडर अ चीफ कमिश्नर इसका क़याम किया। और मैं थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बताऊं जाने से पहले। हाँ जी। ये सर, मतलब अभी आपने ये इसका इतिहास तो बताया, लेकिन इससे पहले मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि बलोच लोगों, ये बलोच आए कहाँ से, उनकी आइडेंटिटी क्या है, उनका इतिहास क्या है? क्योंकि अभी आपने जिक्र किया जो कलात के और बलूचिस्तान के पहले आखिरी शासक माने जाते हैं मीर अहमद ख़ान, उन्होंने अपनी किताब इनसाइड बलोच में लिखा है, मतलब बलूचिस्तान में ऐसी 2 थ्योरी दी जाती है। एक तो कि वो पैगंबर इब्राहीम के औलादों में से हैं, जो पहले सीरिया में रहे, लेकिन सीरिया में बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ा, तो उसके वजह से वो धीरे धीरे ईरान की तरफ और बलूचिस्तान की तरफ जो मौजूदा है वहाँ शिफ्ट हो गए। फिर एक थ्योरी ये भी दी जाती है, और बलूचिस्तान में एक कहावत भी है कि वो प्रॉफिट मोहम्मद के चचा थे जो हमज़ा, हज़रत हमज़ा, उनके औलादों में से हैं। उन्होंने यजीद के ख़िलाफ़ युद्ध लड़ा और हुसैन का साथ दिया युद्ध में, और यहाँ वहाँ कहावत भी ये कही जाती है। तो इनकी असली आइडेंटिटी कहाँ से, ये लोग आए कहाँ से हैं बलोच लोग? तो ये कंट्रोवर्शियल है, और जितने भी हिस्टोरियंस हैं उनके लिए बहुत अच्छा मसला किताबें लिखने का, रिसर्च करने का क्या है। कोई इसका फैसला नहीं है, क्योंकि बहुत पुरानी बात है। मगर जो इम्पोर्टेंट चीज़ याद करने की है, जो बलोच हैं या बलूचिस्तान के जो बाशिंदे हैं वो 2 किस्म के हैं। एक तो बलोच हैं, एक ब्रावी हैं। तो आपने जो उनका इब्राहिम का नाम लिया था, जो ब्रावी लोग हैं वो अपना डिसेंट इनसे ट्रेस करते हैं, और जो बलोच हैं वो मीर हमज़ा से अपना डिसेंट। अब वो काफ़ी उनमें से कनेक्शन है, दे आर इंटीग्रेटेड विद वन अनदर, उनमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। हालांकि ब्रिटिश ने कोशिश की थी कि ब्रावी को अलग ट्रीट करें, बलोच को अलग ट्रीट करें, मगर वो सक्सेसफुल नहीं हुए, और फोकस यही था कि दोनों मिलें। अब लैंग्वेज जो ब्रावी हैं उनकी अपनी लैंग्वेज है, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो ब्रावी की लैंग्वेज है वो तमिल से बहुत मिलती है। कई वर्ड्स जो ब्रावी में हैं वही तमिल में है। अब मुझे नहीं पता क्यों, कई थ्योरीज हैं, माइग्रेशन है या कुछ है। अब जैसे ईलम, ईलम का मतलब तमिल में इंडिपेंडेंस से LTT। ईलम एक ब्रावी मैगजीन का नाम भी ईलम था। अब जैसे तन्नी, तन्नी तमिल में पानी होता है, ब्रावी में भी पानी होता है। फिर चावल का भी उरू, विलेज, ये सब कॉमन हैं। तो इस पे किसी ने स्टडी नहीं की कि इनमें और कॉमनैलिटीज़ क्या हैं तमिल में और ब्रावी में। सर सवाल ये है कि हम वापस फिर हिस्ट्री पे दोबारा जाएंगे कि ये रियासतें कैसे ख़त्म हुई और पाकिस्तान में आईं,
पर एक सवाल पहले मैं पूछना चाहता हूँ और फिर इसके सिरे आगे हम जो बातचीत करेंगे उसमें मिलते जाएंगे कि ये जो मसला है ये एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है जो कहता है कि साहब ये ज़मीन का टुकड़ा हम लोगों का है, ये हमें दे दीजिए, हम अलग हो जाएं, या ये एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है? मतलब वो जो पहला सवाल था कि ये लोग बलोच लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं, क्योंकि अब जो इस तरह की खबरें देखने में आती हैं कि वो ख़ास आइडेंटिटी देख करके भी टारगेट कर रहे हैं। ये खबरें आई कि ट्रेन जब उन्होंने हाईजैक की तो बलोच लोग जो थे उनको कुछ को जाने दिया। शुरू में रिपोर्ट्स आई इस तरह की, और जिनको वो अगवा करके ले गए वो ज़्यादातर पंजाब के और सिंध के लोग थे, बस वाली जो खबर आई थी। तो इसको क्या एथनिक कॉन्फ्लिक्ट की तरह देखा जाए, या ये सिर्फ वो वाला मसला है कि हमारे यहाँ आपने विकास नहीं दिया, हमारे यहाँ आपने भेदभाव किया, हमारे यहाँ के बंदे आपने मारे, इसलिए हम अलग होना चाहते हैं? ठीक, इसका जवाब थोड़ा लंबा होगा। पहले तो मैं क्लैरिफाई कर दूँ, जैसे आपने कहा ना उन्होंने बसों से पंजाबी निकाल के पंजाबी मार दिए। एक्चुअली जो बलोचा का मौक़िफ़ है ये है कि देखिए पंजाब हमारे से ज़्यादा प्रॉस्परस है ना, तो पंजाबी लेबर बलूचिस्तान में क्यों आएगा काम करने के लिए? बलोच वहाँ जाएं तो बात मानने की है, पंजाबी क्यों आ रहा है? मीन्स ये काम कर ले नहीं आया, ही इज़ अ स्पाई, या ये हम पर नज़र रखने आया है। तभी तो उन्होंने, वो सिंधियों को कुछ नहीं करते, पश्तूनों को कुछ नहीं करते, मगर पंजाबी जो ज़्यादा प्रॉस्परस एरिया वो क्यों आते हैं? तो ये उनका मौक़िफ़ है। ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं है। बलोचों का ये कहना है कि हम हिंदुस्तान का कभी पार्ट थे नहीं, बात वहाँ से शुरू होती है। 1946 में जब कैबिनेट मिशन प्लान आया और खान ऑफ कलात ने एक मेमोरेंडम दिया, और उसका वकील कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने कैबिनेट मिशन में ये बात रखी कि जोग्राफिकली भी और हिस्टोरिकली भी बलूचिस्तान हिंदुस्तान का कभी पार्ट नहीं था। जोग्राफिकली इट इज़ पार्ट ऑफ द इंडो इरेनियन प्लेटो। बाकी जो सिविलाइजेशन है वो इंडस और गंजेटिक वैली सिविलाइजेशन में मबनी है, तो ये उसका हिस्सा नहीं था और हिस्टोरिकली भी नहीं था। ये सिर्फ ब्रिटिश के कॉलोनियल टाइम में, क्योंकि ग्रेट गेम का चक्कर था और जो ब्रिटिश थे दे वांटेड टू कीप रशिया आउट, कि वो कहीं इंडिया पे इन्वेजन ना कर दें, तो उसके लिए उनको अफ़गानिस्तान बफर स्टेट बनाना था। उन्होंने बनाया। अफ़गानिस्तान को बफर स्टेट कायम करने के लिए उनको रास्ता चाहिए था, अफ़गानिस्तान कैसे पहुँचें, अपनी आर्मीज़ हम कैसे लेके जाएं। फर्स्ट अफ़गान वॉर में आर्मी ऑफ द इंडस बलूचिस्तान के थ्रू गई, तो उनको ये एरिया, क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह ने कहा था कि आप मेरे इलाके से आर्मी नहीं ले कहीं जा सकते अफ़गानिस्तान, दैट वाज द शॉर्टेस्ट, उन्हें परमिशन नहीं दी, तो उन्होंने बलूचिस्तान के थ्रू मार्च किया और फिर उन्होंने सोचा कि अब इस एरिया को तो कब्ज़ा करना पड़ेगा अगर मैं लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन खुली रखनी है, इसलिए बलूचिस्तान ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट बना। तो खान ऑफ कलात ने ये कहा एंड जिन्ना अग्रीड कि ये तो था ही नहीं, एंड 1876 की ट्रीटी थी विद द ब्रिटिश इन विच द ब्रिटिश एक्सेप्टेड कि ये एक इंडिपेंडेंट रियासत है। और 4 अगस्त 1947 में जिन्ना ने जब अग्रीमेंट साइन की खान ऑफ कलात में, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि कलात इज़ एन इंडिपेंडेंट स्टेट एंड ऑन पार्टीशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इट विल रिटेन इट्स इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये रीजनल कोई इशू नहीं है कि ये अमेरिका कोल्ड वॉर ये वो, नथिंग। इट इज़ अ बेसिक क्वेश्चन ऑफ द इंटेग्रिटी, द शनाख्त ऑफ कलात। एंड पंजाबियों को मैंने आपको उसका बता दिया। एनीथिंग एल्स? सर एक चीज़ समझनी थी, जब आप ये बता रहे थे कि कलात का कैसे पाकिस्तान में मिलाप हुआ। हम अगर हिंदुस्तान की तरफ आते हैं तो हमको कुछ एक उदाहरण मिलते हैं। मसलन नीचे से अगर शुरू करूँ, त्रावणकोर का मिलता है, ऊपर आप जगह हैदराबाद का मिलता है जहाँ पे स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट वगैरह हुआ, और एक जूनागढ़ रियासत का जिक्र मिलता है। तो जब कलात या और ये पूरा बलूचिस्तान प्रोविंस जब पाकिस्तान में मिल जाता है तो वहाँ विद्रोह की शुरुआत कैसे हुई? पहली बार कैसे रिवॉल्ट हुआ? सब कुछ ट्रीटी वाइज हो गया था, उसके बाद कैसे रिवॉल्ट होना शुरू हुआ जो आज तक नहीं थम पा रहा? तो उसमें पहले बात तो 48 में, मार्च 48 में फोर्सेबल एक्सेशन किया गया कलात का। हालांकि जिन्ना वॉज अ पर्सनल फ्रेंड ऑफ द खान ने बहुत पैसे भी दिए हुए थे मुस्लिम लीग को। तो जो भाई था खान ऑफ कलात का, अहमद करीम,
he rose in revolt in March 48 itself, और वो पहाड़ों पर चला गया. That was the first rebellion. This is Khan of Kalat and Muhammad. So he rose in rebellion. वो पहाड़ों पे चला गया, 1.5 साल लड़ा. उसके बाद उसको प्रेशराइज किया गया और पाकिस्तान आर्मी ने कुरान पे कस्में खाई कि आप नीचे आ जाओ, हम आपको कुछ नहीं करेंगे, सेफ पैसेज दे देंगे. और वो नीचे आया, वो कस्में तोड़ी, उसको अरेस्ट किया, ट्राई किया और जेल में भेज दिया. तो ये पहला रिवोल्ट था. दूसरा रिवोल्ट था नौरोज़ खान. वो 80 साल का जो, हाँ, ये 80 साल का था, ज़रगज़ाई ट्राइब का हेड था. उससे भी रिवोल्ट शुरू की क्योंकि 1 यूनिट स्कीम इम्प्लीमेंट हो गई थी. खान को अरेस्ट कर दिया. तो ये भी लड़ा साल 1.5 साल के लिए. फिर कुरान पे कस्में खाई और उसको बोला तुम नीचे आ जाओ, तुमको सेफ पैसेज मिल जाएगा. तो वो फिर नीचे जब आया उसको अरेस्ट किया, कोर्ट मार्शल, और क्योंकि 80 साल का था इसको बख्श दिया. बाकी इसके जो फॉलोअर्स थे उनको फांसी की सज़ा दे दी. अच्छा, मैं इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि उनकी लाशें ज़मीन पर पड़ी हुई थी उनके हैंगिंग के बाद. तो एक पंजाबी कैप्टन साहब थे, उससे पूछते हैं उसको तंग करने के लिए कि तुम्हारा बेटा कौन सा. उसमें उनका बेटा था बाटे खान, ये उसका बेटा बाटे खान. तो उससे बोलते तुम्हारा बेटा कौन है. तो 80 साल का उसका जो जवान बेटा यहाँ पे लाश है उसकी, वो कहता है ये सब मेरे बेटे हैं. 8 और टोटल 8 पीपल होते हैं, सब मेरे बेटे हैं. क्योंकि और एक जो उसकी हैंगिंग हुई थी, उसको फांसी चढ़ी थी, उसकी मूंछ नीचे हो गई थी. तो ये 80 साल का जवान नीचे बैठकर उसकी मूंछों को ताव देता है और ऊपर करता है और कहता है कि बेटा मौत में भी दुश्मन को ये मत फील होने देना कि तुम यू हैव डिस्पेयर्ड, दैट तुम दुखी हो या तुमने पैनिक किया है. तो ये तो बलोच का कैरेक्टर है. तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो मैं एक और, आई वांट टू स्विच टू. जी, थोड़ा मैं पीछे जाना चाहूँगा इससे, क्योंकि हम थोड़ा आगे आ गए हैं. लेकिन हम कलात कैसे पार्ट बना वो वाक़या मैं जानना चाहता हूँ. बड़ा फेमस वाक़या है, ऑल इंडिया रेडियो में ख़बर चलती है और फिर वहाँ खान ऑफ कलात रहते हैं, वो रेडियो सुनते हैं तो उनके पैर के नीचे ज़मीन खिसक जाती है. उनको पता चलता है कि मतलब बेसिकली अनाउंस ये होता है वहाँ पर कि भारत ने प्रस्ताव ठुकरा दिया है कलात के इंडिया में मिलने का. लेकिन फिर बाद में नेहरू ही क्लेरिफाई करते हैं कि ऐसी कोई ख़बर चली ही नहीं थी, ये ख़बर फेक थी, फर्जी थी. तो ये पूरा इंसिडेंट क्या था, इसकी टाइमलाइन क्या थी और क्या, क्योंकि पाकिस्तान के कुछ हिस्टोरियन ऐसा दावा करते हैं, आरोप लगाते हैं कि इंडिया ने जानबूझकर किया था ताकि पाकिस्तान जानबूझकर चढ़ाई कर दे कलात में और हम फिर हैदराबाद में करें. तो ये इसकी टाइमलाइन क्या थी और उसके पीछे क्या. लेट्स गो बैक. 4 अगस्त 1947 एक अग्रीमेंट हुई, माउंटबेटन, जिना, खान ऑफ कलात, जिससे ये फैसला हुआ कि कलात इंडिपेंडेंट स्टेट हो जाएगा अगस्त में ही, 4 अगस्त. और उसके इमीडिएटली आफ्टर दैट पाकिस्तान, जिना एंड खान ऑफ कलात साइंड ए स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कि नाइदर साइड विल ब्रेक जो अभी जो रिलेशनशिप है. इसी तरह की स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट महाराजा कश्मीर से भी पाकिस्तान ने साइन की थी, वो भी अगस्त में ही की थी 47, है ना. और जस्ट टू डाइग्रेस, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने दोनों स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट तोड़ी, कश्मीर की भी तोड़ी और कलात की भी तोड़ी. अच्छा, जब ये हो गया फिर खान ऑफ कलात ने इंडिया को अप्रोच किया कि मैंने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन की है पाकिस्तान से, अगर आप चाहें तो आप भी साइन कर सकते हैं, और एक आई वांट टू ओपन अप अ ट्रेड ऑफिस इन दिल्ली. तो वो मना कर दिया गया कि हम नहीं करेंगे. ये 10th-11th अगस्त की बात है. उसके बाद समद खान अचकज़ई जो कांग्रेस का मेंबर था, वो दिल्ली आया, वो प्रपोजल लेके कि इस तरह की हालात हैं और ये, तो उसको मना कर दिया गया. फिर गौसबख्श बिजिंजो, उसको भेजा कि खान का रिप्रेजेंटेटिव, वो आके मौलाना आज़ाद से मिला, who was also the president of Congress at that time. तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, बहुत मुश्किल है क्योंकि आप इंडिपेंडेंट नहीं रह पाओगे, ब्रिटिश फिर आ जाएंगे, और अगर ब्रिटिश सब कॉन्टिनेंट में रहे तो हमें आज़ादी क्या है. तो ये बात
वीपी मेनन को भी मिली, ये प्रपोजल जो गॉसबक्स ने उनको भी दिया, तो उन्होंने कहा भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। अच्छा, ऑल इंडिया रेडियो वाहिद वो मीडिया सर्विस ही जिसने अपनी 9 o'clock न्यूज़ में बुलेटिन में ये बोला कि खान ऑफ कलात had asked for accession and VP Menon has rejected it। अच्छा, खान रोज ऑल इंडिया रेडियो 9 o'clock बुलेटिन सुनता था, उसने ये सुना कि इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया है, तो मायूसी तो हुई, तो उसने नेगोशिएशंस, फिर बोला जिना के साथ मैं नेगोशिएशंस स्टार्ट करता हूँ। इसमें सर एक सवाल मेरा ये है कि क्या खान ऑफ कलात ने वाकई ये प्रस्ताव रखा था? क्योंकि कई हिस्टोरियन पाकिस्तान के वो क्लेम करते हैं कि उन्होंने ऐसा कोई प्रस्ताव रखा ही नहीं था कि भारत के साथ वो कलात मिल जाए। तो वो समद खान अचकज़ई और गौसबख्श बिजनियों को क्यों भेजता? अच्छा, बातचीत दिल्ली के का लिए नहीं, मौसम चेक करने के लिए तो नहीं आए थे ना। तो कई चीज़ें होती हैं विच आर नॉट स्टेटेड, बट ऑब्वियसली जब वो उसकी एक्सेशन नहीं हुई थी और पाकिस्तान उसको प्रेस कर रहा था, तो इट इज़ क्लियर व्हाई ही हैड कम, है ना। तो फिर नेहरू जी ने जैसे आपने कहा पार्लियामेंट में क्लैरिफाई किया, बाय द टाइम इट वाज टू लेट। तो मगर ये जो है कि वो इंडिया वांटेड कि पाकिस्तान अटैक करे और ये सब पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा है। इनफैक्ट इवन जो ब्रिटिश बलूचिस्तान का, जैसे मैंने आपको बताया था, उसका भी एक रेफरेंडम होना था एज पर द इंडिपेंडेंस एक्ट, और उसके जो पीपल थे रिप्रेजेंटेटिव में, दे वर द शाही जिरगा नॉमिनीज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर और क्वेटा म्यूनिसपैलिटी। 30 तारीख को होना था रेफरेंडम, उन्होंने 29 को कर दिया, और सिर्फ 5 मेंबर्स थे 59 में से, और ये भी नहीं मालूम कि उन्होंने एक्चुअली वोट किया या नहीं किया। तो ये ब्रिटिश और मुस्लिम लीग की साजिश थी। उन्होंने अनाउंस कर दिया कि दी ब्रिटिश बलूचिस्तान ने रेफरेंडम पाकिस्तान की तरफ दे दिया है। आज तक ये मालूम नहीं हुआ कि एक्चुअली उन्होंने वोटिंग की या नहीं की है। तो ये एक किस्म से बहुत बड़ा धोखा था। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने आई वांटेड टू टॉक इन द बिगिनिंग, जैसे पश्तून में हम सुनते हैं पश्तून वली, उनका वे ऑफ लाइफ कोड, बलोचों में होता है बलोच मयार, ऑनर कोड है उनका, और उनकी जितनी भी लाइफ है वो है, इट इज़ बेस्ड ऑन बलोच मयार, स्पेशली द क्वेश्चन ऑफ ऑनर। इसका बहुत इंटरेस्टिंग एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। 1543 1543 में हुमायूं जो थे शेरशाह सूरी से हार के वो यहाँ घूम रहा था इस इलाके में, लुकिंग फॉर सपोर्ट। उसके कुछ चंद साथी थे उसके साथ। तो उसने अपना कैंप पे एक मक्सी सरदार के विलेज के सामने के पास में अपना कैंप रखा रात को। सुबह जब उठा तो मक्सी सरदार के जो लोग थे उसने उसको घेर लिया, बोला आपको यहीं रहना पड़ेगा जब तक हमारा सरदार वापस नहीं आता, वो डिसाइड करेगा कि आपके साथ क्या करना है। तो सरदार रात को आया, उसने हुमायूं को देखा और उसने हुमायूं को एक फरमान दिखाया। कहता आपके जो भाई हैं कामरान और अस्करी जो कंधार में हैं, उन्होंने ये फरमान शाया किया है कि जो भी आपको पकड़ेगा उसको बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। तो मैं तो आपको ढूंढ रहा था कि आपको मैं पकड़ के वहाँ दे दूँ और मैं रिवॉर्ड ले लूँ, मगर क्योंकि आप मेरे गांव में आ गए हैं, अब आपकी प्रोटेक्शन मेरी जिम्मेवारी है। मैं अपनी जान, अपनी बेटों की जान, पूरे कबीले की जान निछावर कर सकता हूँ कि अगर आपको कोई हार्म करे, आप कहीं भी जाइए, आपको कुछ नहीं होगा। ये था बलूच मेयार। अगर वो मक्सी सरदार बलूच मेयार कोड को ऑनर नहीं करता तो कहाँ के मुगल्स, वो तो हुमायूं में ही ख़त्म हो जाने थे सारे मुगल्स। सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बलूच मेयार इन हिस्ट्री। दूसरा है महिलाओं की भूमिका। महिलाओं का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इन बलोच सोसाइटी। उनकी तरफ कोई उनकी तरफ ज़्यादती करे तो इट इज़ पनिशेबल बाय डेथ। इसलिए आपको याद होगा जब सुई गैस में प्लांट में एक महिला शाजिया खालिद, हालांकि वो बलोच नहीं थी, वो सिंधी थी, उसका जब रेप हुआ था आर्मी ऑफिसर से, कितना रिएक्शन हुआ, एंड दे ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड दैट सुई प्लांट। और उनमें बलोचों में ये भी होता कि 2 कबीलों में झगड़ा हो रहा है और एक कबीले की महिला दूसरे कबीले में जाती है विदाउट कवरिंग हर हेड और पीस के लिए कहती है, तो दूसरा जो कबीला है वो मना नहीं कर सकता, उसको पीस करनी ही पड़ेगी। और उस महिला की
वो ऑनर रिस्टोर करता है उसके सिर पे दुपट्टा रख के या उसके सिर पे एक चादर रख के और उसको इज्जत से वापस करता है. सो दिस इज द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ विमेन. तो आजकल जब आप देखते हैं कि जो महिलाएं हैं बलोच, मेहरांग बलोच, समीदीन बलोच, वो प्रोटेस्ट कर रही हैं ओपनली ऑन द स्ट्रीट्स. इतना बड़ा ये चीज़ है, इट्स सच अ ह्यूज सिग्निफिकेंस. हम इसको बाद में क्वेश्चन आएंगे, वी कैन टॉक अबाउट दिस, कि डिस्पाइट बलोच विमेन का इतना जो महत्व है, कंजर्वेटिव है, घर में इज्जत बहुत है, तो वो अब बाहर कैसे आ गई और क्यों आ गई, तो वी कैन डिस्कस दैट. एंड द थर्ड थिंग, सरदार की भूमिका. पश्तून सोसाइटी में, डेमोक्रेटिक सोसाइटी जैसे जिरगा होता है, सब लोग एक गोल में बैठते हैं, एवरीबडी इज इक्वल, सेम राइट्स. बलोचों में सरदार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो सरदारी निज़ाम है. सो मच सो, अगर एक आदमी पे कोई एक्यूज़ किया गया है और अगर वो अपने सरदार के सर पे कसम खाए, हाथ रख के कसम खाए कि मैं इनोसेंट हूँ, दैट इज़ ट्रीटेड एट द एंड ऑफ द मैटर. कि सरदार पे उसने सरदार के सर पे अपने हाथ रख के कसम खाई है, तो कुछ नहीं होगा. रमज़ान में एक बलोच को पूछा गया, तुम फास्ट क्यों नहीं कर रहे? कहता मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा सरदार फास्ट कर रहा है. सो इतना रिस्पेक्ट और इतना ऑनर, तो सरदारी वेरी डिफरेंट टू व्हाट इज देयर इन द पश्तून्स. लास्ट इज बदला. जैसे पश्तूनों में होता है बदला पुश्त तर पुश्त, बलोचों में भी सेम थिंग है. और एक कहावत है बलोचों में कि जो बलोच का रिवेंज का जज्बा जो है वो 200 साल तक जवान रहता है, जैसे कि 2 साल का हिरन हो, एज यंग. वो 200 साल के बाद भी वो जज्बा इतना ही फ्रेश रहता है बलोचों में. सो दिस आई थॉट आई जस्ट मेंशन अबाउट द बलोच, अबाउट बलोच मेयार. सर हम अभी आगे जो है मिलिटेंसी की बात तो करेंगे, BLA और इसके अलावा जितने भी संगठन हैं जिन्होंने मिलिटेंसी का रास्ता अपनाया, तो क्या कभी पॉलिटिकल रास्ता इन्हें कभी नहीं मिला कि वहाँ के तबके के लिए कोई रीजनल पार्टी उठे और फिर उसका कोई चीफ मिनिस्टर बने, आइडली वो चुना जाए वहाँ के लोगों के द्वारा, और फिर जो है वो बलोचों की आवाज़ उठाने के लिए जो है वो केंद्र सरकार तक जाए? क्या कभी उन्हें पॉलिटिकल रास्ता नहीं मिला, या हम शुरू से ही ये मिलिटेंसी ही शुरू हो गई? नहीं, पॉलिटिकल रास्ता मिला, बट उसको चलने कहाँ दिया. 1973 में अताउल्लाह मिंगुल चीफ मिनिस्टर थे, नेशनल अवामी पार्टी की सरकार थी. भुट्टो को गवारा नहीं था. 10 महीने के बाद उन्होंने उसको डिसमिस कर दिया. फिर अख्तर मिंगल की सरकार थी, वो भी 2 साल चली. उसके बाद से जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, PPP है, PML है, अभी भी जो चीफ मिनिस्टर है वो PPP का है, सरफराज बुख्ती. अच्छा, सरफराज बुख्ती के बारे में आपको मैं बताऊं, जब ये होम मिनिस्टर था बलूचिस्तान का 2017, इसका एक बयान है विच इज़ रिपोर्टेड इन द न्यूज़पेपर कि बलोच मसले का हल जेनोसाइड ऑफ द बलोच है. ये खुद बलोच अपने लोगों के बारे में कह रहा है कि इनका हल जेनोसाइड है. आज जो चीफ मिनिस्टर है, तो क्या करेगा, क्या पॉलिटिकल हल आप बलूचिस्तान का उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और वो PPP का नुमाइंदा है. PPP जो बड़ी लिबरल अपने आप को समझती है, वो रोटी कपड़ा मकान उसके ही रोटियां खा रही है. दिस इज द काइंड ऑफ पर्सन दे हैव नॉमिनेटेड इन बलूचिस्तान. सर ये इसी से पॉलिटिकल जद्दोजहद से ही जुड़ा एक सवाल है मेरा कि ये मुशर्रफ के दौर में एक पार्टी बनी थी BAP, बलूचिस्तान आवामी पार्टी नाम से. वो तो रिसेंटली बनी है, मुशर्रफ के टाइम में नहीं, मच लेटर. एक मुशर्रफ के दौर में एक पार्टी बनी थी ना, मतलब एक उसको सेना की पार्टी कहा जाता था कि सेना ने वो पार्टी बनाई थी. तो इस तरीके की मतलब पार्टी क्यों बनाई गई थी? सेना क्या मतलब वाकई वहाँ पे अपनी हुकूमत चलाना चाहती थी अपने हिसाब से, इसलिए इस तरीके की पार्टी बनाई जाती थी क्या वहाँ पे? क्योंकि सेना समझती है कि वो ज़्यादा जानते हैं पॉलिटिशियंस कंपेयर टू द पॉलिटिशियंस. उनका तो कहना है, या ब्लडी सिविलियंस, उनको कुछ आता नहीं. अगर इनके हाथ में हम सत्ता सौंप दें तो ये तो बेच देंगे. इसलिए आर्मी डज नॉट ट्रस्ट. और खास यहाँ बलूचिस्तान का मसला है, दे डोंट ट्रस्ट एनी पॉलिटिशियन. मसला बलूचिस्तान का यही है. इसी जो आर्मी होती है, कहीं की भी आर्मी होती है, वो ब्लैक एंड वाइट में देखती है. अच्छा, पॉलिटिक्स इज अबाउट ग्रे, इट इज़ नॉट अबाउट ब्लैक एंड वाइट, इट इज़ ऑल ग्रेज. अच्छा, आर्मी ग्रेज में या तो वो दुश्मन है या नहीं दुश्मन है, गोली मारनी है उसको मारो या नहीं गोली मारनी है. पॉलिटिक्स इज वेरी डिफरेंट, द आर्ट ऑफ द पॉसिबल.
आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करें, दूसरा कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, बीच में आते हैं. आर्मी कांट स्टैंड दैट. सो दे विल ऑलवेज ट्राई एंड मैनिपुलेट आइदर एन एग्जिस्टिंग पार्टी, जैसे अब कर रहे हैं, और सेट अप देयर ओन पार्टी. दैट्स वाई. सर एक आर्टिकल छपा, इसका शीर्षक है इज पाकिस्तान हेडिंग फॉर डिजास्टर इन बलूचिस्तान. अकबर अहमद ने ये आर्टिकल लिखा है, इब्न खल्दून चेयर ऑफ इस्लामिक स्टडीज़, अमेरिकन यूनिवर्सिटी वाशिंगटन, और ये अल जज़ीरा पे छपा था 15 जनवरी 2012 में. और इसमें ये कह रहे हैं कि आई न्यू इट वॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू डील विद देम से मतलब बलोच से है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनर. Even the Imperial British acknowledged that the key to dealing with the Baloch was honor. Not surprisingly, the Baloch complain that Pakistani officials treat them worse than the Imperial British. थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि सर इस पे थोड़ा सा विस्तार से समझाएं, इसका मीनिंग क्या है, क्योंकि अभी आप उनके सम्मान और जो मेयार की बात कर रहे थे, जो जिन रूल्स को, नियमों को वो फॉलो करते हैं, वो डिसरेस्पेक्ट पॉलिटिकल लीडरशिप डेवलप ना करने देने में दिखती है, वहाँ के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो नहीं हुआ उसमें नहीं दिखती है. कुछ तो रीज़न होगा ना कि पाकिस्तान के हुक्मरान, जिस पे मेजरली पंजाबी लोगों का राज रहा, और एक अनइवन सा डिस्ट्रीब्यूशन है सीटों का भी, कि अगर आप पंजाब जीत जाएं तो आप फिर पंजाब का सीएम बना देते हैं, और पंजाब ही जो जीतता है मोस्टली वो पाकिस्तान जीतता है. बलूचिस्तान में उतनी सीटें ही नहीं है, जबकि 44% का एरिया है. क्या इस ऐसी, भाई आपके ही एक प्रांत में से एक प्रांत है, वहाँ पर पॉलिटिकल लीडरशिप डेवलप करना, वहाँ पर बुनियादी विकास की चीज़ें करना, वहाँ के लोगों की 4 चीज़ें सुन करके कुछ काम कर लेना, आपके एक बड़े सामरिक कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म कर सकता है या मिनिमाइज़ कर सकता है. तो ये क्यों नहीं करते हैं पाकिस्तान के हुक्मरान? रीज़न क्या है? मतलब ये तो उसमें एक रीज़न है, एक वर्ड है पंजाबी. तो एक मैं आपको वो कोटेशन आपको बताता हूँ. 1948 में अब्दुल करीम आफ्टर द एक्सेशन, फोर्सेबल एक्सेशन, उसने अपने भाई को एक चिट्ठी लिखी, और ये उसने चिट्ठी में लिखा 48, याद रखिए 48 में, जब तक पता भी नहीं था कि पंजाबी किस तरह का है, पर उसके ज़हन में वो जहन बहुत परसेप्टिव आदमी था. उसने ये लिखा, द पाकिस्तानी पीपल आर नॉट ओनली मोर अग्रेसिव देन द ब्रिटिश, बट दे आर ऑल्सो इन द हैबिट ऑफ बाइटिंग ऑफ देयर ओन फ्रेंड्स. From whatever angle we look at the present government of Pakistan, we see nothing but Punjabi fascism. The people have no say in it. It is the army and the arms that rule. There is no place for any other community in this government, be it the Baloch, the Sindhis, the Afghans, or the Bengalis. Total Punjabi fascism rules supreme everywhere. तो वो देख सकता था कि सिर्फ पंजाबी जो है वो अपना ही मफाद देखने के लिए दे आर गवर्निंग और दे विल गवर्न. ही कुड परसीव दिस इन 48. तो उसके बाद से अभी तक ही इज़ 110% करेक्ट. इसी नवाब खैर बख्श मरी, अनदर ट्राइबल लीडर, उसने एक इंटरव्यू में कहा, वी कैन नॉट लिव विद पंजाबीज. क्योंकि जो पंजाबी है ना वो 52% आफ्टर द 71, जब बंगालीज निकल गए, 52% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज पंजाबी. इलेक्शंस होती हैं पंजाब में, जो जीतता है मेजॉरिटी लेकर, उसको किसी और प्रोविंस से MNAs की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप गवर्नमेंट बना सकता है. और बलूचिस्तान में तो मेरे ख्याल 15 MNAs हैं, वो किसी भी सरकार में इम्पोर्टेंट रोल प्ले ही नहीं करते, उनकी आवाज़ ही नहीं है. और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल जो रिसेंटली अख्तर मेंगल के साथ हुआ. अख्तर मेंगल जो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा था, वो बलूचिस्तान की सिचुएशन के बारे में बोलना चाह रहा था. 2 दिन तक नेशनल असेंबली में उसको बोलने नहीं दिया, और तीसरे दिन जब वो उठा तो सरकार की तरफ से किसी ने बोला आज तो कोरम ही नहीं है. सो असेंबली वॉज बर्खास्त कर दी गई. तो ये बाहर आके ही रिजाइंड फ्रॉम द मेंबरशिप, और उसने कहा आपने जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है या डेमोक्रेटिक मीन्स है, यहाँ से मैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के व्यूज़ लोगों के सामने रख सकूँ, वो ही आपने रास्ते बंद कर दिए. तो और बचा क्या? मैं कुछ पर्पस नहीं सर्व कर रहा. और उससे वार्न किया कि अब ये जो मसला है, इसका हल जो लड़के पहाड़ों पर हैं, मीन्स जो फ्रीडम फाइटर्स, उनके हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है. ये सिर्फ वहाँ मारंग बलोच आई थी प्रोटेस्ट करने के लिए मिसिंग पर्सनस का, किसी ने इस्लामाबाद में उसकी आवाज़ नहीं सुनी.
ना उसकी आवाज़ सुनी, ना मेरी आवाज़ को अब सुनने के लिए तैयार हो, तो दैट मीन्स आप ही ने डेमोक्रेटिक पाथ बिल्कुल बंद कर दिया है। अब बचा क्या? लोगों की अगर मसाइल हैं, लोगों के ग्रीवेंसेस हैं, दे विल नाउ सर्व थ्रू द स्ट्रीट्स। अच्छा, दूसरी जो बेसिक मुद्दा जो क्या है जो बलोचों पर आपने जो पिछला सवाल किया था, गुस्से होने का या प्रोटेस्ट करने का, पाकिस्तान 1947 में क्रिएट हुआ। जो बलोच हैं, जो पश्तून हैं, जो सिंधी हैं, जो पंजाबी हैं, जो सराइकी हैं, वो इस खित्ते में, इस ज़मीन पे सदियों से रह रहे हैं, हज़ारों सालों से रह रहे हैं। उनकी अपनी कल्चर है, अपनी लैंग्वेज है, अपनी हिस्ट्री है, अपने तौर तरीके हैं। तो पाकिस्तान को चाहिए था कि इन चारों सूबों को एक कंट्री में वेल्ड करे, सबको इकट्ठे करे, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देके, डिसेंट्रलाइज देके, इन सबको इंपॉर्टेंस देके। जैसे इंडिया ने क्या किया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हमने सब प्रोविंसेस को, सब रीजन्स को इंपॉर्टेंस दी, उनके लैंग्वेज को रिकग्नाइज किया, उनकी हिस्ट्री को रिकग्नाइज किया। पाकिस्तान ने क्या किया, सेंट्रलाइजेशन और इस्लाम। तो फिर लोग कहते हैं, अभी बंगाली, जैसे बंगाली के लिए लैंग्वेज वॉज मोर इम्पॉर्टेंट, उनके लिए लैंग्वेज जो थी उनके इस्लाम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। बलोचों के लिए भी इस्लाम इम्पॉर्टेंट नहीं है, उन ऑनर है, उनका कल्चर है, उनकी लैंग्वेज है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब उस पर आप तवज्जो नहीं देंगे, उसको नहीं करेंगे, तो वो क्या लॉयल्टी करेंगे? अगर पाकिस्तान समझता है कि 70 साल में हम लॉयल्टी इनकी ले सकते हैं, ये तो हज़ारों साल से ज़मीन पर हैं, इट्स देयर टेरिटरी, दे वांट कंट्रोल ओवर देयर रिसोर्सेज। वो पाकिस्तान कर नहीं रहा। और फिर फोर्सेबल वे, जिस तरह उनकी एक्सेशन हुई है, बलोच के जो खान ऑफ कलात को फोर्सेबली लेके जाया गया कराची में और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया, दे डोंट एक्सेप्ट इट टिल टुडे, दैट्स अ हिस्टोरिक इनजस्टिस। उसमें एक और मैं जो गौसबख्श विजन जो इसका मैंने जिक्र किया था पहले, कलात असेंबली में ये मुद्दा उठा कि पाकिस्तान के साथ एक्सेशन करना चाहिए कि नहीं। उसकी जो स्पीच थी, ये किसी भी दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पीचेस फॉर फ्रीडम। इनको बाबा बलूचिस्तान कहते थे। हाँ, हाँ। We can survive without Pakistan. We can remain without Pakistan. We can prosper outside Pakistan. But the question is, what is Pakistan without us? If Pakistan wants to treat us as a sovereign people, we are ready to extend the hand of friendship and cooperation. If Pakistan does not agree to do so, flying in the face of democratic principles, such an attitude will be totally unacceptable to us. And if we are forced to accept this fate, then every Baloch son will sacrifice his life in the defense of his national freedom. 47, December 47. और आज वही हो रहा है, जो बलोच अब उठ रहे हैं, बंदूक पकड़ रहे हैं, बिकॉज दे रियलाइज कि अगर उन्होंने अब एक्शन नहीं लिया तो जो बलोच आइडेंटिटी है, बलोच शनाख्त है, वो सब चले जाएगी। सो इन डिफेंस ऑफ देयर नेशनल फ्रीडम दे विलिंग टू सैक्रिफाइस एंड ले डाउन देयर लाइफ। तो एक तरफ पंजाबी इंपीरियलिज्म, पंजाबी कॉलोनियलिज्म जिसने बलूचिस्तान को बैकवर्ड रखा है, और दूसरी तरफ फीलिंग ऑफ डिप्रीवेशन अमंग द बलोच कि हमारी जो इंडिपेंडेंस थी, खुद मुख्तारी थी, ये हमसे छीन गई है, और इसको इस्लाम के नाम पर और सेंट्रलाइजेशन के नाम पर हम अपनी शनाख्त बिल्कुल भूल जाएंगे, हमारे से निकल जाएगी। सर, अभी हम लोग बात करेंगे कि कैसे अलग अलग ग्रुप्स बने, संगठन बने उस लड़ाई को ज़िंदा रखने के लिए, और मेरे ख्याल से 24-25 साल पहले BLA बना, जो अब बिल्कुल केंद्रीय सेंट्रल फोर्स है इस लड़ाई की। लेकिन एक बार फिर से मैं डेमोग्राफी में जाना चाहता हूँ। जो आपने जो बातें कही उससे 2-3 चीज़ें निकली। ये लोग, बलोच लोग हैं तो सब सुन्नी मुस्लिम्स ही ज़्यादातर, मतलब जैसे एक सेक्ट है जिक्रीज, वो बकरान कोस्ट में है। अच्छा, पर सैयद मोहम्मद, आपके जी इंफॉर्मेशन के लिए, सैयद मोहम्मद जौनपुरी जो जौनपुर से थे जी, जो 15th शताब्दी में इस इलाके में गए, और वो कोहे मुराद है एक माउंटेन, उन्होंने वहाँ जाके तपस्या की, तो उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको जिक्रीज कहते हैं। लेकिन वहाँ जो ट्राइब्स हैं ना बलोच में, एक मेंगल हैं, एक बुगती हैं, एक और है शायद कोई मेजर में, हाँ, तो इनके
इनके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या ये तीनों ट्राइब्स इस मूवमेंट में इक्वली इन्वॉल्व हैं? तीनों में एक यूनिटी दिखती है कि बलोच को ले, या उसमें कुछ डिफरेंसेस हैं, या ऐसा हुआ है कि एक सर्टेन ट्राइब कुछ पार्टियों के इन्फ्लुएंस में ज़्यादा रहती है, या ये ट्राइब का मसला है ही नहीं, हर ट्राइब में कुछ कुछ लोग हैं जो पंजाबी पार्टीज़ हैं या पीपीपी है या पीएमएलएन है, उनके लीडर्स को उन्होंने अपने इन्फ्लुएंस में ले लिया है, या वे सब लोग ज़्यादातर लोग उनका एक बड़ा चंक अभी भी जो है बलूचिस्तान मूवमेंट के साथ है? देखिए, ये कोई चीज़ स्टैटिक नहीं रहती। सरदारी निज़ाम या इस तरह की जो इंसर्जेंसी है इवॉल्व हुई है। जैसे 62 में जब ये हुई, उस टाइम में ये मरी कबीला वो आगे था, शेर मोहम्मद मरी का आपने शायद नाम सुनोगा। तो प्रारी कैंप्स उन्होंने सेटअप किए। 73-77 में मरीज भी थे, मेंगल्स भी थे, और बेजेंजो वाज आल्सो वन ऑफ द लीडर्स ऑफ दैट। और उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, BPLF, बलोच पीपल्स लिबरेशन फ्रंट, लेफ्टिस्ट मूवमेंट थी। ये जो अभी जो करंट फेज चल रहा है, ये 2004 से शुरू हुआ है। फिर 2005 में वो सुई गैस का शाजिया खालिद का रेप हुआ। उसके बाद 2006 में अकबर बुख्ती का जो कत्ल हुआ। तो ये, और हाँ, जब पहले जो थी वो सरदारी निज़ाम को रिस्टोर करने के लिए थी इंसर्जेंसीज ज़्यादातर, और जो लीडर्स भी थे वो भी सरदार्स थे। अताउल्ला मेंगल हो गया, गौस बख्श बेजेंजो, खैर बख्श मरी, ये लीडर्स थे। पर अब जो इंसर्जेंसी जो मॉर्फ हुई है या चेंज हुई है, अब मिडिल क्लास जो बलोच हैं, जो एजुकेटेड हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो सरदारी निज़ाम के लिए नहीं लड़ रहे, वो एक पैन बलूचिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के लिए लड़ रहे हैं। दे आर एजुकेटेड एंड दे आर स्प्रेड ऑल ओवर बलूचिस्तान। तो अब जैसे BLA का आपने जिक्र किया, शुरू में वो मरी कबीले के साथ एसोसिएटेड थी, बट टुडे मिडिल क्लास पीपल आर, बलोच आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट एंड लीडिंग इट। क्योंकि जो लीडर्स हैं, जो सरदार्स हैं, उनके जो करंट क्रॉप ऑफ सरदार्स, जो उनके बेटे हैं, जो लीडर्स के मैंने नाम किया, वो बाहर हैं, दे आर आउटसाइड। ऑन द ग्राउंड इट इज़ द मिडिल क्लास बलोच। तो ये चेंज हुआ कैसे? मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ, इट्स अ नेचुरल एवोल्यूशन। इट्स अ नेचुरल एवोल्यूशन। जब लोगों पे और जुल्म हुआ, जब इसी रेवोल्यूशन नॉर्मली आप आती है, आप देखेंगे मिडिल क्लास प्ले सच अ क्रूशल रोल, द एजुकेटेड मिडिल क्लास, क्योंकि वो देख सकते हैं, वो परसीव कर सकते हैं जो इनजस्टिस हो रही हैं। और ख़ास तौर पे जो इन्फोर्स्ड डिसअपेरेंसेस, लोगों को उठा लिया, उनकी टॉर्चर्ड बॉडीज़ आपको मिलती हैं, लोग कभी लाशें मिलती हैं, कभी लाशें नहीं मिलती। तो उसकी वजह से उन्होंने देखा कि अगर हमें भी पिकअप करेंगे तो इससे अच्छा है कि हम कुछ लोगों को मार के मरें। तो दे हैव कम इन लार्ज नंबर्स। सो दैट इज़ हाउ दी थिंग हैज़ इवॉल्व्ड। और आज की डेट में दे आर ऑल्सो, पहले क्या होता था कि कबीले में आपस की राइवलरीज बहुत थी, ब्लड फ्यूड्स थे। एक कबीले में भी बुख्ती के 2 सब ट्राइब्स आपस में लड़ रहे हैं, बुख्ती और बेंगल में, या बुख्ती और किसी और बक्सी में प्रॉब्लम चल रहा है। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि एकजुट होकर यूनाइटेडली कोऑर्डिनेटेड एक्शंस करें। दैट्स व्हाई दे आर मोर इफेक्टिव टुडे। अब सर 2 क्वेश्चन है मेरे। अभी जो आपने बोला कि पहले जो ट्राइब्स थे आपस में मतलब वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते थे आपसी दुश्मनी में, कि उनसे राइवलरी हो गई, इनसे राइवलरी हो गई, और अभी आपने जिक्र किया कि अब वो एक ब्रॉडर लेवल पर उठ करके एक डेमोक्रेटिक जो सिनेरियो वो डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके जहन में ये थॉट आने में, एक ब्रॉडर लेवल पर संगठित वो यूनिटी लाने में इतना टाइम क्यों लग गया उनको? पहले ये रियलाइजेशन क्यों नहीं हुआ उन लोगों को कि हम आपसी दुश्मनी के नारे रखें, हमें ये हमारा मेन मकसद होना चाहिए? इसी मुश्किल होता है जब आप एक सिस्टम सरदारी निज़ाम से निकल कर आते हैं, जब सरदारी निज़ाम में हैं, तो इस चीज़ का तसव्वुर करना कि अगर हम यूनाइटेड नहीं होंगे तो पाकिस्तान विल कंटिन्यू टू प्ले अस ऑफ, टाइम लगता है। इट्स अ नेचुरल, हिस्टोरिकल, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। इसको आप हेसन नहीं कर सकते, आप आर्टिफिशियल यूनिटी क्रिएट नहीं कर सकते। लोगों के अंदर से ये खुद में खुद आना चाहिए, भाई जो हम कर रहे हैं हम गलत कर रहे हैं, अगर हम ऐसे ही करते रहे तो हम ख़त्म हो जाएंगे, तो हमें यूनाइटेड होना चाहिए। तो इसका प्रोसेस है, इट टेक्स टाइम।
व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम जब एक इस तरीके के इस थॉट प्रोसेस के साथ जो चिंगारी होती है, पहली चिंगारी जो हम लोग को देखने को मिली कि हाँ एक बड़े लेवल पर वो लोग साथ आकर के अपनी डिमांड रख रहे हैं? एक डेट देना बड़ा मुश्किल मतलब है। कोई ऐसा एक दो इंसिडेंट? इंसिडेंट्स हुए हैं, जैसे मुशर्रफ के टाइम में खान ऑफ कलात ने सारे सरदारों को बुलाया था और उन्होंने डिसाइड किया कि हम अब इकट्ठे करेंगे, बट राइवलरीज आपस में इतनी थी वो नहीं हुआ पाए। फिर एक मेरे ख्याल मरी और खान ऑफ कलात ने एक मंशूर निकाला था कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के नाम से, और समथिंग डिफरेंट नेम मे बी, इट वॉज सक्सेसफुल। तो दे हैव बीन ट्राइज बट नाउ इट इज़ फार मोर सक्सेसफुल। पीपल अब लोग समझ गए हैं, बलोच समझ गए हैं कि अगर हम इस अच्छा वो पश्तूनों का भी एग्जांपल देखते हैं, जैसे टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, पिछले 4-5 सालों में कोई 20 जो स्प्लिंटर ग्रुप्स थे, दे ऑल कम टू जॉइन द टीटीपी, और उसकी वजह से टीटीपी हैज़ नाउ बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स, यूनाइटेडली मच मोर इम्पॉर्टेंट। तो यूनिटी है ना, तो लोग भी समझ गए हैं, बलोच भी समझ गए हैं कि यूनिटी है, एक है मतलब तो देर से ही से उनके मन में ये रियलाइजेशन हो गया है। आपने जिक्र किया अकबर बुगती का, उनका जो उनकी हत्या का जो किस्सा है वो बहुत ऐसे कंफ्यूजन सस्पिशियस टाइप चलता है कि आरोप लगता है कि जो पूर्व राष्ट्रपति हैं परवेज़ मुशर्रफ, उन्होंने उनकी हत्या करवाई मिलिट्री ऑपरेशन में। अदालत ने उनको 2016 में बरी कर दिया, हालांकि उन जो सेना वो कहते हैं मिस फायरिंग हुई थी। एक्चुअल ये किस्सा क्या है? नहीं, वो उसको केव में गुफा में उसको बॉटल अप कर दिया था, एंड दे वेंट इन एंड किल्ड हिम कोल्ड ब्लड। ये दिखाया कि भी गेव टूट गई, उसमें वो लैंडस्लाइड में मर गया, ऐसी कोई बात नहीं है। किल्ड हिम इन कोल्ड ब्लड। सर जब उनका जनाजा भी आया था बुगती का, तो उसमें भी 2 ताले लगे थे। तो वो ऐसा किसी ने उसकी बॉडी नहीं देखी। क्यों, मतलब क्या ऐसा दिखाना चाहते थे? डरते हैं। भुट्टो की भी नहीं दिखाई बॉडी, जब भुट्टो की he was just buried। तो बुगती के परिवार वालों का कहना था कि हमें तो ये शक है कि उसमें बुगती है भी कि नहीं। हाँ बिल्कुल सही बात है। जब आपने किसी भी घर में अगर कोई डेथ होती है, तो जो फैमिली वाले हैं उसको लास्ट टाइम देखना चाहते हैं, पे देयर रिस्पेक्ट्स, क्योंकि इसके बाद तो वो दफन हो जाएगा या उसका रुकिया क्रम। तो अगर वो ना देखें, वो ना दिखाया जाए, तो मीन्स जो है कि उसने है समथिंग सस्पिशियस, समथिंग टू हाइड। मैं ये चाह रहा हूँ कि बलूच मूवमेंट कैसे आगे बढ़ा ग्रेजुअली अभी पिछले 20-30 साल में, उसके जो 2-3 बड़े बड़े इंसिडेंट्स हैं, अगर आप थोड़ा डिटेल में बता सकें। हमारे यहाँ कुछ छात्र पढ़ाई करके बैठे हैं तो ये आगे के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बट हमारे जो व्यूअर्स देख रहे होंगे वो उन्हें नहीं मालूम है अकबर बुगती कौन थे और क्यों पाकिस्तानी सेना ने उन्हें मारा, और उनकी मौत कैसे बहुत बड़ा मुद्दा बनी, या जो सुई वो रेप केस की आप बात कर रहे थे उसको भी थोड़ा सा विस्तार से। तो ये 2-3 इंसिडेंट्स को आप अगर अच्छे से बता सकें तो एक बैकग्राउंड बनेगा आगे, और फिर जो अभी जो मूवमेंट बढ़ा तो है। अकबर बुगती कबीले के सरदार थे। अच्छा, सरदार थे तो उनकी अपनी रौब, अपना वो था। फिर सुई गैस जो थी, जहाँ पे उनके इलाके में सुई गैस मिली थी, उसकी जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको रिन्यू करना था। अच्छा, मुशर्रफ नहीं चाह रहा था कि मैं इसको जितनी रॉयल्टी है, वो चाह रहा था कि रॉयल्टी बढ़ाएं, वो नहीं चाह रहा था कि हम रॉयल्टी इसको दें या बढ़ाएं। तो उसमें कोई झगड़ा हो गया था। फिर जब डिस्प्यूट आगे बढ़ा तो 2 पॉलिटिशियंस थे, वो आए सुलह सफाई करने के लिए, और बुगती मान गया कि दैट ही विल गो एंड मीट मुशर्रफ। लास्ट मिनट में मुशर्रफ ने कैंसिल कर दिया। अब प्लेन भेजा भी था, प्लेन एयर टारमेक पे था, फिर उसने मना कर दिया। तो उससे तो फिर अना का मसला हो गया अकबर बुगती का, बिकॉज ऑफ दिस। तो फिर वो अपने ग्रैंडसन के साथ, ब्रह्मदाग के साथ, वो केव में चला गया, गुफा में, कि जैसे बलोच हमेशा इन द पास्ट हिस्ट्री वो पहाड़ों पर चले जाते हैं लड़ने के लिए। सो दिस वाज द प्रॉब्लम। और जब मुशर्रफ का प्लेन गुजर रहा था, देन सम पीपल इवन शॉट अ रॉकेट, और बहुत बाल बच गया था। तो ये तो अकबर बुगती का था। एंड देन बिकॉज उसका था, दे किल्ड हिम एंड देयर वाज राइटिंग एंड रिबेलियन ऑल ओवर बलूचिस्तान उनकी हत्या के बाद। क्योंकि ही वॉज, हालांकि शुरू में जब वो जवान था, ही वाज एक्चुअली वर्किंग विद द पाकिस्तान आर्मी, वो पाकिस्तान आर्मी के साथ काम कर रहा था, बट आखिर में आके ही इज़ नाउ अ हीरो ऑफ द बलोच।
और जो सुई गैस का था, वहाँ पे ये डॉक्टर थी शाजिया खालिद, एंड शी वाज वर्किंग इन द सुई गैस फील्ड. तो एक कैप्टन साहब थे, आई फॉरगेट हिज नेम, ही रेप्ड हर. तो जब ये खबर बाहर निकली तो बलोचों को तो बहुत गुस्सा आया. तो उन्होंने रॉकेट अटैक्स किए इस पे, सुई गैस के इंस्टॉलेशन पे थे. मेरे 300 के करीब रॉकेट्स इसमें दाग दिए उन्होंने. और मुशर्रफ ने इंस्टेड ऑफ ट्राइंग दैट ऑफिसर उसको बोला ये इनोसेंट है, उसको बाहर भेज दिया. तो दैट वाज द मेजर इंसिडेंट जिससे और आग भड़की. 2004 में शुरू हो गया था, और 2005 में ये इंसिडेंट हुआ. 2006 में अकबर मुफ्ती की हत्या की गई, तो उससे इंसर्जेंसी और बढ़ी. सर एक आर्टिकल और है, ये डॉक्टर महरंग बलोच, अल जज़ीरा पे छपा हुआ है ये, और इसमें ये कह रहे हैं कि अनलॉफुल अरेस्ट्स, forceful disappearance and extrajudicial killings have become a routine part of life for Baloch people in Pakistan in the past 20 years. Since a flare-up in the decades-old ethno-nationalist insurgency in the early 2000s, thousands of Baloch have been forcefully disappeared and hundreds have been brutally murdered and their bodies dumped on desolate mountains और deserted roads. यानी कि बलोचों की लाशें पहाड़ों पर फेंक दी जाती हैं. लोग कहते हैं गायब हो जाते हैं बंदे. ये वहाँ जो पॉपुलर नैरेटिव में कि बंदे गायब हो रहे हैं, उनके जिस्म पर जिनकी लाशें मिल जाती हैं टॉर्चर के ज़ख्म होते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद जैसे नारे लिखे होते हैं. ये किल एंड डंप पॉलिसी की भी बात होती है परवेज़ मुशर्रफ के समय. इसको समझाइए, ये क्या है, इसे करके किसी को क्या हासिल होता है? तो जो भी लोग अपने राइट्स हकूक़ के लिए प्रोटेस्ट करते हैं बलूचिस्तान में, ख़ास तौर पे 25 और 40 की एज ग्रुप के बिटवीन, तो या तो किसी ने कोई गलत काम किया, हम उसको आप ट्राई करें, कोर्ट में ले जाएं, कुछ भी लॉ लगा दें, मगर पाकिस्तान आर्मी वो नहीं करती. वो लड़कों को सीधे आके उठा लेती है विदाउट एनी वारंट. उनको उठा के ले जाती है, टॉर्चर करती है, और कईयों की जब टॉर्चर में वो सहन नहीं कर सकता, उसकी मौत हो जाती है, तो उसको किसी रोड पे जाके या किसी कहीं जाके उसकी बॉडी को फेंक देते हैं. कॉल्ड किल एंड डंप. पहले तो उठाया, अगवा किया विदाउट एनी ड्यू प्रोसेस, टॉर्चर हिम, किल हिम, एंड कईयों की लाशें तो भी नहीं मिलती. सो बलूचिस्तान में एक कॉन्सेप्ट, एक नया टर्मिनोलॉजी आई है जो महरंग बलोच उसका जिक्र करती है, ऑफ हाफ विडोज. कि एक लेडी है, 15 साल से उसका हस्बैंड मिसिंग है, तो वो विधवा है या शादीशुदा है उसको ये नहीं मालूम. कैन यू इमेजिन द एंग्विश. बेटी है जो 10 साल की थी, उसके फादर को उठा लिया गया था, वो 15 साल से प्रोटेस्ट कर रही है ऑन द रोड. महरंग बलोच के फादर को पिकअप किया गया था, उसके भाई को मार दिया था. सो मेनी हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ विमेन जस्ट लाइक दैट. और फिर उनको बोलते हैं अगर अपनी फैमिली को, अगर तुमने कुछ ज़्यादा हल्ला गुल्ला किया, हम पूरी फैमिली को मार देंगे. सो ये जो पेन है, ये जो एंग्विश है, इसी वजह से जो ख़वातीन हैं, लेडीज़ हैं बलूचिस्तान की, बलोच की, हालांकि दे आर सो प्रोटेक्टेड एंड कंजर्वेटिव, अब वो स्ट्रीट्स पर आ गई हैं, क्योंकि मर तो रहे ही नहीं. हर एक घर से ऑलमोस्ट कोई ना कोई मिसिंग है, या मार दिया गया है या उसकी लाश पता नहीं कहाँ पर है. तो फिर कौन प्रोटेस्ट करेगा? तभी दे हैव कम आउट टू प्रोटेस्ट. महरंग बलोच, समीदीन बलोच, और कितनी वो लेडीज़ हैं, और दैट्स हाउ शी बिकेम फेमस. आजकल तो जस्ट 2 वीक्स अगो यू वुड हैव नोन, उनको तो नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया है महरंग बलोच को. व्हेन शी लेड अ मार्च फ्रॉम तुर्बत, इसी तरह का केस था, तुर्बत से लेकर क्वेटा, क्वेटा से लेकर इस्लामाबाद तक, शी मार्च अलॉन्ग विद अ ग्रुप ऑफ पीपल. और जहाँ भी गई, वेरी पॉपुलर रिसेप्शन इवन इन द पश्तून एरियाज. आपने मंजूर पश्तीन का नाम सुना होगा पश्तूनों में. उसके पेरेंट्स आए उसको मिलने के लिए, और उनको मज़ारी टोपी और उसको चद्दर प्रेजेंट की. और उसका जो रिसेप्शन और हशर किया गया इस्लामाबाद में, वो तो मिलने आई थी लोगों को कि हमारे लोगों को जस्टिस दीजिए, ये बच्ची को बताइए इसका फादर किधर है. तो उनको दिसंबर के महीने में कोल्ड वाटर होज़ से उनको रिसीव किया गया, उनको जेल रखा गया. और वहाँ के जो SHO थे, पंजाबी SHO, उसने बोला हम इनको डिपोर्ट कर देंगे. आप फॉरेनर्स को डिपोर्ट करते हैं ना, अपने देश के लोगों को तो डिपोर्ट नहीं करते. कहते हम इसको क्वेटा डिपोर्ट कर देंगे. शी सेड आई एम नॉट अ पाकिस्तानी, कि मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ कि जो आप मुझे डिपोर्ट कर रहे हैं.
तो ये जो माइंडसेट है, पंजाबी माइंडसेट जिसका मैंने पहले जिक्र किया था, तो इसकी वजह से सिविल सोसाइटी बहुत स्ट्रांग हो गई। जो बलोच स्ट्रगल में एक जो खामी थी वो ये था कि सिविल सोसाइटी नहीं थी, क्योंकि पॉपुलेशन कम है, सिर्फ फाइटर्स थे। अब फाइटर्स या तो ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ हो, मगर फाइटर्स की ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ नहीं है कि जो पाकिस्तान आर्मी से डिसाइसिव डिफीट कर दे। नाउ सिविल सोसाइटी मूवमेंट इज देयर। अच्छा, पाकिस्तान आर्मी का कोई टेम्पलेट नहीं है टू डील विद सिविल सोसाइटी। उनका एक ही टेम्पलेट है, जैसे वो एक सेइंग है कि अगर आपके हाथ में सिर्फ हथौड़ा है तो सब कुछ आपको कील लगता है कि उसको ठोको। ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश में क्या हुआ? मुजीब के जो डिमांड्स थे, लेजिटिमेट डिमांड्स थे, दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एंड 3 मिलियन बंगालीज दे किल्ड। 3 मिलियन। यहाँ भी यही है कि वो सिविल सोसाइटी को टैकल नहीं कर सकते, भी डील कैसे करें? कोई हथियार उठाएगा तो उसके पीछे जा सकते हैं, पर सिविल सोसाइटी को दे डोंट नो व्हाट टू डू। तो अब क्या कर रहे हैं कि वो मेरांग बलोच को प्रोपेगेंडा करो उसके खिलाफ कि ये एजेंट है। पाकिस्तान में किसी को अगर बदनाम करना है तो उसको इंडिया का एजेंट बता दो। रा, जैसे कहते हैं ना, रा का एजेंट है, उसको ये कह दो। अब अफगानिस्तान का एजेंट भी अब कहने लगे हैं। सर, अभी तक हमने खूब सफाई से समझा कि बलूचिस्तान की फिजिकल लोकेशन क्या है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में कैसे मिला, और बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बीच में संबंध कैसे ख़राब हुए, कैसे पाकिस्तान ने वहाँ नृशंस हत्याएं की और किस तरह से अत्याचार ढाया। अब हम थोड़ा ये समझना चाहते हैं कि चिंगारी की बात मेरे साथी ने पूछ ही ली है कि बलूचिस्तान में, जैसे ऐसा तो होगा नहीं कि एक ही छत में सारे लोग आकर के सारे सरदार लड़ाई लड़ रहे होंगे पाकिस्तान के खिलाफ, तो वहाँ कौन कौन से ऐसे संगठन हैं, जैसे BLA का नाम आता है, फहाद ब्रिगेड का नाम आता है, मजीद ब्रिगेड का नाम आता है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग नाम हैं। तो हमारे दर्शकों के लिए और हमारे लिए थोड़ा सा साफ कर दीजिए कि साहब ये ऑर्गेनाइजेशन है और ये काम ये करते हैं, और चारों आपस में अलग कैसे हैं। देखिए, आप बड़े लॉजिकली कह रहे हैं कि ये बकेट्स हैं, इनमें ये, इनमें ये, इनमें ये। इंसर्जेंसी के दौरान ऐसा नहीं होता, यू नो, इट्स शैडोवी। हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जैसे PPP है, उसमें हम कहते हैं बिलावल भुट्टो उसके लीडर हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है, जैसे मेरांग बलोच है, बाज शरीफ हैं। मगर ये जो, और जैसे अख्तर बेंगल, ही वाज आल्सो अ पॉलिटिशियन। जो फ्रीडम फाइटर्स के जो ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उनका अब लीडरशिप क्योंकि अब डिस्पर्स हो गई है। जैसे मैंने कहा, मिडिल क्लास लोग उसमें हैं। अब कौन लीडर है, कौन किसका कमांडर है, मेरे इल्म में तो नहीं है, और मेरे ख्याल किसी के इल्म में भी नहीं होगा, सिर्फ वो जो लोग हैं। तो ये कह सकते हैं कि 2 किस्म के लोग हैं बलूचिस्तान में। एक तो जो पाकिस्तान को बलूचिस्तान से निकालना चाहते हैं, वो फ्रीडम फाइटर्स हैं। सिविल सोसाइटी है जो प्रोटेस्ट कर रही है फॉर इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस। एक बलोच पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। जो बलोच पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, दे आर टोटली मार्जिनलाइज्ड। अक्सर बेंगल का जैसे मैंने जिक्र किया था। और फिर वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, PPP है, PMLN है। सो ये इस तरह का ब्रॉड पॉलिटिकल सिनारियो है। मगर अगर आप कहेंगे कि भाई इसका लीडर कौन है, इसके स्ट्रेंथ कहाँ है, नहीं होगा। कहीं भी इंसर्जेंसी में बड़ा मुश्किल है। मजीद ब्रिगेड जैसे जो अलग संस्था है, BLA से अलग है, वो अलग संगठन नहीं, BLA का पार्ट है। इसी जैसे BLA इज अ मेन आर्म्ड ग्रुप, उसका जो सुसाइड स्क्वाड है वो ऑर्गेनाइज ना मजीद ब्रिगेड है। फिर उनका एक फतेह स्क्वाड है, वो डज द मॉपिंग अप ऑपरेशंस। जैसे आपने ट्रेन को हाईजैक किया, फिर जो पहाड़ों पर लोग बैठे में वो फतेह ब्रिगेड के हैं टू डू दी मॉपिंग अप ऑपरेशंस। सर, अभी पीछे आपकी तस्वीरें चल रही हैं आकाश, इसके पहले वाली तस्वीर भी एक बार दिखा सकते हैं। अब इसमें जो हथियार हैं, ये इनकी अवेलेबिलिटी के बारे में बहुत बात होगी कि हथियार कहाँ से आते हैं, इसकी, है ना, वहाँ पे आप जानते हैं कि पाकिस्तान में तमाम तरह की बातें होती हैं कि इसको फंड कौन कर रहा है। मैं पाकिस्तान के बहुत सारे यूट्यूबर्स और उनको सुन रहा था, वो कहते हैं कि नहीं, आप ये 90% समस्या हमारी पैदा की हुई है, हो सकता है 10% समस्या इसको इजाफा करने में दूसरे बाहर के मुल्कों का हो, है ना, जिसमें अमेरिका का नाम लेते हैं, अफ़गानिस्तान का नाम लेते हैं, हमारा भी नाम लिया जाता है। इसको थोड़ा सा समझाइए कि इस मूवमेंट के लिए, मूवमेंट में धन लगता, पैसा लगता है, और उसमें अफ़गानिस्तान के स्टेक्स क्या हैं, अमेरिका के स्टेक्स क्या हैं, भारत के स्टेक्स क्या हैं, और कितने वहाँ की समस्या कितनी पैदा की हुई है इसमें।
ये सबसे ज़्यादा स्टेक्स तो बलोच के हैं, है ना। हाँ, इसमें शक नहीं है पर अच्छा, एक मिनरल्स का जिक्र हुआ था तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग एक बलोच सेइंग है कि जब बलोच बच्चा पैदा होता है वो मोज़ों के साथ पैदा नहीं होता, मगर जब बड़ा होता है हर एक कदम जो लेता है वो सोने पर लेता है। आप समझिए इसका मतलब कि इतनी वेल्थ है बलूचिस्तान के सॉइल के अंदर, ऑयल है, गैस है, कॉपर है, गोल्ड है, यूरेनियम है। तो ये एक कहावत है बलोचों में, जस्ट एज अ साइड। देखिए, ये हथियार बलोचों के पास अभी तो नहीं है ना, 1948 से हैं। पश्तून और बलोच बच्चा जमता है, पिता उसके हाथ में हथियार रख देता है। क्यों? क्योंकि टू शो, ये जो हथियार है, दैट ही इज़ द प्रोटेक्टर ऑफ हिज ट्राइब, ही इज़ द प्रोटेक्टर ऑफ हिज ऑनर। वो अपने ऑनर को प्रोटेक्ट कर सकता है, वो अपने ट्राइब को प्रोटेक्ट कर सकता है, वो अपने विलेज को प्रोटेक्ट कर सकता है। इसलिए उनके हाथों में ये हथियार दिया जाता है। रीजन तो मालूम है सर, आता कहाँ से? आता कहाँ से? तो 48 से कहाँ से आ रहा है? मुझे नहीं पता। हाँ, तब तो किसी ने पूछा नहीं। अच्छा, अभी तो ये तो बहुत पुराने हथियार आप दिखा रहे हैं, बहुत पुराने हैं। आजकल जो अमेरिकन $7 बिलियन वर्थ ऑफ वेपन्स छोड़ गए अफगानिस्तान में, लार्ज पार्ट, नॉट लार्ज, फेयरली गुड पार्ट ऑफ दैट वो टीटीपी को मिला एज माल गनीमत, एज देयर शेयर ऑफ द बूटी। उन्होंने बलोचों के साथ शेयर किया है, क्योंकि बलोच आर नाउ अलाउइंग टीटीपी स्पेस इन बलूचिस्तान, स्पेशली इन मकरान एरिया। एक तो वो ही है। दूसरा, आप समझते हैं कि आप बलोच के पास पैसे नहीं हैं। बलोच डायस्पोरा जो है, जो ओमान में काम कर रही है बिकॉज ऑफ ग्वादर, वो पैसा भेजते हैं, डायस्पोरा पैसा भेजती है। एंड देन इतनी ईरान से स्मगलिंग होती है, ऑयल की स्मगलिंग इतनी होती है। तो इट इज़ नॉट शॉर्टेज ऑफ मनी और वेपन्स। ये तो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है ना कि इनको हथियार इंडिया, अरे इंडिया हथियार कहाँ से देगा? अब सोचो कहाँ से देगा? बस सी देगा, उनकी कोस्ट गार्ड्स है, नेवी है, फ्रॉम वेयर? और बलोचों को कोई सिखा नहीं सकता लड़ना कैसे है। इन देयर टेरेन, इन द माउंटेन्स, दे आर द बेस्ट फाइटर्स। कौन सिखाएगा उनको बलोचों को लड़ाई करना? तो ये पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा, क्योंकि वो हैंडल नहीं कर पाए सिचुएशन जो है। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है कि अपनी गलती कभी नहीं मानना, हमेशा एक्सटर्नलाइज द प्रॉब्लम। इंडिया ने करवाया, या इजराइल करवा रहा है, या यूएस करवा रहा है, ईरान करवा रहा है। अरे भाई, अपने अंदर तो झुक कर देखो कि वाई आर द बलोच एंग्री। उनको आपने टेररिस्ट नेम करके हम ये एक्सरसाइज ऑपरेशन करेंगे, लॉन्च करेंगे, हम ये ज़रब अज़्म था पहले, या अब ये अज़म इस्तेकाम, नेशनल एक्शन प्लान, ये वो, दिस ऑल वेरी वेल, बट आप मिलिट्री के थ्रू यू कैन नॉट क्रश अ पीपल हु वांट इंडिपेंडेंस। आप नहीं क्रश कर सकते। ये मैंने आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में जो निकला था, सेम थिंग आई हैव रिटन, नॉट बाय फोर्स अलोन। और बलोचों को अब ये ज़्यादा रोड्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इससे बहुत आगे निकल गए हैं। उनको अपनी खुद मुख्तारी चाहिए। दे वांट देयर ओन सॉवरेनिटी एंड ऑफ देयर रिसोर्सेज। सर, अभी दूसरे देशों के स्टेक की बात हुई, मैं ख़ास तौर पे यहाँ ईरान और अफ़गानिस्तान के स्टेक की बात करना चाहूँगा और ये जानना चाहूँगा, क्योंकि जब हम देखते हैं बलूचिस्तान का कॉन्सेप्ट, तो एक ग्रेटर बलूचिस्तान की बात भी होती है। इसमें अफ़गानिस्तान और ईरान का भी कुछ हिस्सा है, वहाँ पे ईरान में एक प्रांत भी है, और अफ़गानिस्तान का भी एक हिस्सा काट के वो बनाना चाहते हैं। तो इस तरीके से मेरा सवाल ये है कि अफ़गानिस्तान की सरकार जब से तालिबान 2021 से वहाँ पे आई हुई है, तो ये आरोप लगते हैं कि तालिबान तो समर्थन करता है उनका, बलोच अलगाववादियों का या बलोच मिलिटेंट्स का, ठीक है, लेकिन ईरान की सरकार तो हमेशा से उन मिलिटेंट्स के ख़िलाफ़ रही है, चाहे वो ईरान की तरफ वाले हों या पाकिस्तान की तरफ वाले हों। वो उन पर मतलब अपनी सेना से, IRGC से उनकी कई दफ़े लड़ाई भी हो चुकी है। तो ईरान और अफ़गानिस्तान का क्या स्टेक है इस पूरे बलूचिस्तान के विवाद में? नहीं, आपने सही कहा, ईरान शिया स्टेट है। सिस्तान बलूचिस्तान का एक प्रोविंस है जो ब्रिटिश ने 1870 से 1880 गोल्डस्मिथ लाइन बना के वो हिस्सा ईरान पर्शिया के हाथ कर दिया था कि वो रशिया के कैंप में ना चले जाए। तो
ईरान तो उनको दबा रहा है, जो बलोच है वहाँ पे, क्योंकि वो सुन्नी है, और उसको हमेशा यही खतरा रहता है कि वो उनके जो बलोच हैं वो पाकिस्तान के बलोच से मिल ना जाएं। आपको याद होगा 73-74 में जब बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी हुई, थर्ड इंसर्जेंसी, तो शाह ऑफ ईरान एट दैट टाइम गेव $200 मिलियन टू भुट्टो और 30 कोबरा हेलीकॉप्टर्स तैयारे पे भेजे थे, yes. कैब्रा के बाद ईरानियन पायलट्स, दे किल्ड द बलोच। तो ईरान तो कभी नहीं बलोच इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करेगा। अफगानिस्तान का वहाँ कम है, देयर आर पोर्शंस बिकॉज ऑफ, बट क्योंकि तालिबान अब ड्यूरेंट लाइन नहीं मानते, है ना, दे डोंट एक्सेप्ट द ड्यूरेंट लाइन, तो बलोच गो इजीली अप एंड डाउन। ये ड्यूरेंट लाइन क्या है? तो इसके बाद मैं ये ख़त्म कर लूँ, फिर मैं आपको ड्यूरेंट लाइन बताता हूँ। सो दे डोंट, बट हाँ, अफगान्स आर ऑल्सो बी वरीड, अगर द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेटर बलूचिस्तान वजूद में आता है तो दे विल ऑल्सो लूज द हेलमंड प्रोविंस है, इस तरह के 2-3 प्रोविंसेस हैं जहाँ बलोच हैं, तो दे आर ऑल्सो वरीड अबाउट दैट। ड्यूरेंट लाइन एक लाइन ब्रिटिश ने 1893 में अमीर अब्दुल रहमान के साथ नेगोशिएट की थी टू डिमार्केट स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस। दे वांटेड देयर शुड बी सम डिमार्केशन, या अमीर, वो फाटा का जो एरिया था ना, दैट इज़ बेसिकली दैट, कि अमीर इस तरफ ना आए और हम फाटा के उस तरफ ना जाएं। वो स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस था, इट वाज नॉट ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी। बट जब अंग्रेज़ जा रहे थे आफ्टर द पार्टीशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, उन्होंने इस स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस को इंटरनेशनल बाउंड्री में कन्वर्ट कर दिया, और वो पाकिस्तान ने इनहेरिट किया। तो पाकिस्तान कहता है कि ये तो इंटरनेशनल बाउंड्री है, और कोई भी अफ़गान सरकार, ज़हीर शाह हो या उसके बाद में ये जो कम्युनिस्ट हों, मुजाहिदीन हो, करज़ाई हो, घनी हो या तालिबान हो, किसी ने नहीं एक्सेप्ट किया ड्यूरेंट लाइन को। वो कहते पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में बाउंड्री नहीं है, हाँ, देयर इज़ नो बाउंड्री, नहीं, क्योंकि डिमार्केट नहीं की गई है। अब किसी अफ़गान को पूछें, वो प्राइवेटली आपको बोलेगा एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ, सॉरी, एक तरफ पाकिस्तान अफ़गानिस्तान, दूसरी तरफ हिंदुस्तान। कहाँ से आया पाकिस्तान? वो तो कहते हैं अपना बॉर्डर मेरा अटक तक है, ये पाकिस्तान क्या है? बिकॉज ऑफ दिस नॉट एक्सेप्टिंग द बाउंड्री, और कोई बाउंड्री है ही नहीं। इनफैक्ट द लास्ट एग्रीमेंट जो है वो इंडो अफगान एग्रीमेंट है, इंडो अफगान एग्रीमेंट 1921, ट्रीटी ऑफ काबुल। और इसमें थोड़ा फर्दर डिटेल में जाऊं, उसमें एक क्लॉज था 1921 के ट्रीटी में कि ये ट्रीटी 3 साल के लिए वैलिड है, और 3 साल के बाद कोई भी साइड, जैसे ब्रिटिश इंडिया या अफगानिस्तान, 12 महीने का नोटिस देके ट्रीटी को रद्द कर सकती है। तो 1949 में अफगानिस्तान ने रद्द कर दिया, तो ना वो ड्यूरेंट लाइन को मानते हैं, ना 1905 एग्रीमेंट को, ना ट्रीटी ऑफ गंडोमा के 1879, किसी को नहीं मानते। वो कहते थे हमारा बॉर्डर नहीं, तो वो ड्यूरेंट लाइन कल से पूछा था। सर, ये जो उन बलोचों के साथ जो भेदभाव हुआ, उनको जो हाशिए पर रखा गया, उससे उपजी मिलिटेंसी तक तो हम आ गए, उसकी बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसकी डिटेल में भी ज़रा जाएं कि ये भेदभाव होता कैसे है, आम जो आदमी है उसको कितना फ़र्क पड़ता है। एक जो पाकिस्तान का जो पंजाबी है और जो बलूचिस्तान का शख्स है, उन दोनों के लिए वहाँ पर जीवन जो है कितना अलग होता है, ये भेदभाव कैसे होता है, कैसे राइट्स मारे जाते हैं, इसकी डिटेल सर हमें बताइए। तो मैं बताता हूँ आपको, जैसे पॉलिटिकल, किसी ने स्टडी की 1947 से 77 30 साल में 179 कैबिनेट मिनिस्टर्स थे पाकिस्तान में, 179। उसमें से सिर्फ 4 थे जो बलूचिस्तान से थे, राइट, जो रिप्रेजेंटेशन, जो लीडरशिप रोल पे आते, सिर्फ 4 थे। पाकिस्तान में 50% ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन, 24 मिलियन आर आउट ऑफ प्राइमरी स्कूल, 50%। बलूचिस्तान में यह संख्या 70 है। 70% ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ बलूचिस्तान आर आउट ऑफ स्कूल्स, बिकॉज स्कूल्स नहीं है या टीचर्स नहीं है। अब किसने स्कूल बनवाने, राइट? गर्ल्स एजुकेशन इज फार वर्स, और तो लड़कियों की एजुकेशन है। 75% ऑफ गर्ल्स बिटवीन द एज ऑफ 5 and 16 आर आउट ऑफ स्कूल कंपेयर टू 75% ऑफ बॉयज़। और लड़कियों के लिए सिर्फ एक हाई स्कूल है 77 स्क्वायर किलोमीटर्स में। कैन यू इमेजिन, 77 स्क्वायर किलोमीटर्स में इज ओनली 1 गर्ल्स हाई स्कूल। अच्छा, नेचुरल गैस की हमने बात की थी
1952 में होता है सुई में डिस्कवर। 1982 तक बलूचिस्तान के किसी कस्बे में गैस नहीं सप्लाई की, पंजाब में चली गई। 82 में फॉर द फर्स्ट टाइम डेरा मुक्ति में जहाँ गैस निकली है लोगों को, अब मैं पाइप्ड गैस की बात कर रहा हूँ, सप्लाई की गई। और सिमिलरली क्वेटा में 30 साल बाद गैस पहुंची। अभी भी पहले कराची पहुंच चुकी। हाँ, कराची पंजाब के हर एक कस्बे में थी। तो बलोच कहता है कि ये मेरा, और पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जिस प्रोविंस में कोई रिसोर्स निकलता है पहला हक उस प्रोविंस का है, तो बलोचों को ये हक क्यों नहीं दिया गया? इट्स अ लेजिटिमेट क्वेश्चन, पीपल सी दिस। देन जो प्राइस मिलती है गैस की, जो गैस की प्राइस रॉयल्टी बलूचिस्तान को मिलती है बहुत कम है एज कंपेयर टू द प्राइस ऑफ द सेम सिमिलर काइंड ऑफ गैस इन सिंध एंड इन पंजाब। जो वैलिड प्राइस थी वो उन दो प्रोविंसेस में ज़्यादा है और बलूचिस्तान में कम है। अब पूछने वाला कोई नहीं है क्योंकि ये कोई सुनवाई नहीं है नेशनल असेंबली में। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स ऑफ बैंकिंग। बलूचिस्तान का जो बैंकिंग का जो शेयर है डिपॉजिट्स इज 2.4% ऑफ टोटल डिपॉजिट्स इन पाकिस्तान, 2.4%। बट जो बलूचिस्तान को लोन्स मिलते हैं इट इज ओनली 0.22%। सो दैट मीन्स रेस्ट ऑफ द मनी इट्स अ ट्रांसफर ऑफ रिसोर्स। जो पैसा आप बलूचिस्तान से इकट्ठा करते हैं वो आप बाहर जाके किसी और प्रोविंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बलूचों को तो नहीं दे रहे ना। दैन मल्टी डायमेंशनल पावर्टी हेड काउंट्स कोई 70% है बलूचिस्तान में एज कम्पेयर टू पंजाब एंड ऑल द अदर प्रोविंसेस। 50 more than 50% of children suffer from stunting. That means low height for weight and wasting, low weight for age. 40% of the children suffer wasting and 52% suffer stunting as compared to the children. I mean, आप नस्ल खुशी कर रहे हैं। You know, that's how people say कि आप जैसे कोई सवाल था कि why are they so angry and why are they so... They see this happening. They see कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। Why are these statistics? और ये statistics जो people who are working in बलूचिस्तान उन्होंने प्रोड्यूस करके दी। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो फीमेल जब बच्चा देती हैं पाकिस्तान का है 276 पर 100,000 लाइव बर्थ्स, 276। बलूचिस्तान में 758 पर 100,000 लाइव बर्थ्स। 3 times दिस अमाउंट औरतें फौत होती हैं, मरती हैं बलूचिस्तान में ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, 3 times मोर देन द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान। सो जो लाजमी है ना, गुस्सा लाजमी है। सर, बलूचिस्तान के लोगों के अंदर जो गुस्सा है उसका रीज़न हम लोगों को मोरले समझ में आ गया है। मैं पाकिस्तान के चश्मे से समझना चाह रही हूँ कि आप किसी का भी शोषण करते हैं, तब एक बार आप करते हैं, फिर आपको दिखता है इधर से कोई बगावत की आवाज़ नहीं आई है, ये लोग शांत हैं, फिर आप दोबारा अटैम्प्ट करते हैं, फिर आप दोबारा अटैम्प्ट करते हैं। पाकिस्तान के नज़रिए से वो बलूचिस्तान के लोगों की प्रोफाइलिंग कैसी है कि क्या उनको वो करेज देता है कि हर बार कि हम एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं। आप इतने लार्ज नंबर पर इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, सोशल एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, उनको ताकत करेज कहाँ से मिल रही है इतनी ज़्यादा? मेजॉरिटी पॉपुलेशन 52%, रिसोर्सेज उनके पास है। 70% ऑफ द आर्मी इज पंजाबी। सो वो समझते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी तरह की भी एक्सप्लॉइटेशन करें, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो उनके लिए जेन्युइनली बलूचिस्तान के लोगों की जो एज अ ह्यूमन एक वैल्यू होती है वो कुछ मायने नहीं रखती है, सिर्फ एक... आप जवाब दें। जो मैंने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी हैं 48 से लेकर आज तक जिनका एक्सप्लॉइटेशन उनको हुआ है, अगर दर्द होता, अगर वो ट्रीट करते कि ये बलोच हमारा पार्ट हैं, तो क्या इस तरह की ट्रीटमेंट कोई करता है अपनी कंट्री के लिए, अपने प्रोविंसेस के लिए? उन्होंने कोई लेसन, सबक नहीं सीखा बांग्लादेश से, कोई सबक नहीं सीखा। एक इसी में आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र भी किया था कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ की जो डायस्पोरा है वो ओमान जाके काम कर रही है यहाँ, और जो ग्वादर पोर्ट पे डेवलपमेंट हो रहा है, चाइना पाकिस्तान जो कॉरिडोर हो रहा है, वहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं उसके खिलाफ भी गुस्सा है। ये कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है इस पूरे विरोध में? ये जो अभी विरोध की लहर जो चल रही है, इसमें इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का कितना बड़ा रोल है? ग्वादर पोर्ट पर जो ये जो ग्वादर पोर्ट और सीपेक पे बलोच समझते हैं कि ये जो मेगा प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं इसमें जो लेबर आ रही है, जो लोग काम करने के लिए आ रहे हैं,
सब बाहर से आ रहे हैं, पंजाबीज हैं। जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बलोचों को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही। वहाँ उनको तो ये डर है कि क्योंकि हमारी पॉपुलेशन कम है, हम तो अपने प्रोविंस में माइनॉरिटी हो जाएंगे, और कल को ये टाइम आएगा कि जो चीफ मिनिस्टर है वो बलोच नहीं होगा, वो बाहर से होगा। तो इनसिक्योरिटी तो होती है सीपेक के भी। और क्योंकि इन प्रोजेक्ट्स की बलोचों से कोई बात नहीं की गई, बलोचों को कितना बेनिफिट है। बलोच कहते हैं ठीक है, हम वी आर नॉट अपोज टू द प्रोजेक्ट, आप बनाइए, बट इससे हमें तो पूछिए हमारे मुफाद में क्या है। ये अब जैसे फ़िशिंग है, अब चाइनीज़ की फ़िशिंग ट्रॉलर्स आ गए, डीप सी फ़िशिंग, जो वहाँ के मछुआरे थे ग्वादर के, जिनकी लाइवलीहुड पुश्त दर पुश्त से चल रही आई आ रही है, अब उनके लिए फ़िश ही नहीं। हाँ ठीक है, फ़िशिंग आप मत करिए क्योंकि कोई और व्यवसाय होगा आपके लिए, नहीं है, क्योंकि सारे तो वो चाइनीज़ या पंजाबीज ने ले लिए। अब उन्होंने ग्वादर को कॉर्डन ऑफ कर रहे हैं कि बाहर से जो भी आएगा उसको एक परमिट चाहिए होगा। तो कहते हैं हम अपने ही प्रोविंस में अब आइडेंटिटी कार्ड दिखाएंगे, हमारे ही पोर्ट को दिखाने के लिए। हाँ जी, आइडेंटिटी वाला काम कौन कर रहा है? पाकिस्तान कर रहा है, चाइनीज़ कर रहे हैं कि हमें सिक्योरिटी चाहिए, तो यू गार्ड दी एक्सेस इनसाइड, लोगों को आने नहीं देती चीज़ें। दे वांट अ कंप्लीट वॉल फेंसिंग टू बी बिल्ट अराउंड द पोर्ट। इसी से सर जुड़ा हुआ सवाल कि चीन वहाँ इन्वेस्ट कर रहा है ना, सीपीसी जिस भी हालत में है, मतलब वो जिस तरह से सक्सेसफुल बनाना चाहते थे हुआ तो है नहीं अभी, लेकिन वो चीनी मज़दूरों को ला करके यहाँ बसाएंगे। और तो एक बलोच लोगों का नेचुरल गुस्सा बाहर से आ रहे चीनी लोगों और जो भी चीन आ रहा है हमारी ज़मीन पर उसके प्रति दिखता है। पर भारत के लिए महत्वपूर्ण है बलोचिस्तान में जो हो रहा है उस पर नज़र रखना कि वहाँ क्या हो रहा है और उससे अवेयर रहना। तो हमने कभी इस नज़र से तो एनालिसिस किया ही होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इस लड़ाई में जो अभी पाकिस्तानी आर्मी और बलोच फाइटर्स के बीच चल रही है, इसमें चीन की भी एंट्री हो और चीन मदद करने आए पाकिस्तानी आर्मी की, क्योंकि वो इतना इन्वेस्ट कर चुका है। क्या ये एक पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी है। अभी भी चीन कह रहा है पाकिस्तान को, आप हमारे लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, हमारे लोग मर रहे हैं। अगर आपसे प्रोटेक्शन नहीं होती तो हम अपनी फोर्सेस भेजते हैं, पीएलए ना भेजें, यूनिफॉर्म में ना भेजें, वो क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स भेज सकते हैं। पीएलए के लोग होंगे बट प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज। चीन तो ऑलरेडी कह चुका है पाकिस्तान को, पाकिस्तान नहीं अभी तक माना, क्योंकि उनके लिए कि भाई वो एम्बैरेसमेंट है, न्यूक्लियर पावर हैं और वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, और बाहर के लोग उनके फौज आ रही है, और फिर पंजाबी आर्मी है, वो तो खुद अपने आप को पाटे खान समझते हैं, कैसे अलाउ कर सकते हैं किसी और को बाहर से आने के लिए। और ये चल रहा है। और अब वैसे पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि वो चाइनीज़ को रेजिस्ट कर सके। हर 6 महीने पाकिस्तान ने जो लोन लिए हुए हैं कर्जे चाइना से, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में रखे गए, अभी रिसेंटली $2 बिलियन का रिन्यू किया है कॉल्ड सेफ डिपॉजिट्स। अब चाइना उन पे ना करे 6 महीने या 2 महीने या 1 महीने ना रिन्यू करे तो IMF तो गले पड़ जाएगी कि जो आपकी एग्रीमेंट थी हमारे साथ लोन लेने की कि आपको आपके दोस्त मुल्क पैसे रखेंगे, वो नहीं हो। तो पाकिस्तान इज़ नॉट इन अ पोजीशन टू रेजिस्ट ज़्यादा देर तक। अब श्रीलंका में क्या हुआ, श्रीलंका भी पैसे नहीं दे सकता, तो हम्बन टोटा पोर्ट फिर चाइना ने लुइस पे ले लिया। अब ये भी हाँ जी, हाँ श्रीलंका का हम्बन टोटा, एंड वहाँ भी सस्पेक्ट करते हैं कि वहाँ पे चाइनीज सिक्योरिटी फोर्सेस आर देयर टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन। सर एक बार थोड़ा सा विस्तार से बता दीजिए इसको कि इंडिया के लिए बलूचिस्तान में जो भी हो रहा है वो कैसे इम्पोर्टेंट है। मतलब इंडिया के लिए कुछ चीज़ें तो उसमें कि जैसे पाकिस्तानी आर्मी ऑन टोज रहती है, बिजी रहती है उस फ्रंट पर, या कई तरह के डिप्लोमेटिक प्रेशर बनने के लिए वो जो वहाँ ऑलरेडी हो रहा है वो भारत के पक्ष में काम करता है कि नहीं करता है। भारत दिल्ली के नज़र से अगर हम देखें तो वहाँ जो घट रहा है उसकी इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए क्या हो सकती है, क्या है 3-4 पॉइंट्स? देखिए बलूचिस्तान को आप आइसोलेशन में तो नहीं देख सकते ना, बलूचिस्तान को आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते। तो जब इंडिया देखता है पूरे पाकिस्तान को तो बलूचिस्तान इज़ ट्रबल्ड, वहाँ सिक्योरिटी इश्यूज़ है। KPK इज़ ट्रबल्ड, वहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, पानी का मुद्दा है। तो मैंने अपनी किताब में
पहली किताब लिखी है पाकिस्तान कोटिंग द अबिस, विस्तार से मैंने पानी के सिचुएशन के बारे में लिखा है, दैट इट्स अ वेरी प्रिकेरियस सिचुएशन। तो इंडिया टेक्स अ होलिस्टिक व्यू कि पाकिस्तान कितने पानी में है, पाकिस्तान किधर जा रहा है। क्योंकि अगर पाकिस्तान में किसी तरह की इम्प्लोजन होती है, एथनिक इम्प्लोजन हो, मैंने एक टर्म कॉइन किया था वीप फैक्टर्स, वाटर, एजुकेशन, इकोनॉमी एंड पॉपुलेशन। किस तरह की इम्प्लोजन हो रही है पाकिस्तान में, क्योंकि उसका इम्पैक्ट इंडिया पर भी पड़ेगा, वेदर इट इज़ आइडियाज़, वेदर इट इज़ वाटर रिफ्यूजीज। जैसे 250,000 पीपल क्रॉस द बॉर्डर एंड स्टार्ट मार्चिंग टुवर्ड्स इंडिया, क्योंकि पानी नहीं है, पानी की मेजर समस्या है। एजुकेशन इशू, 50% ऑफ द चिल्ड्रन डोंट गो टू स्कूल्स। पॉपुलेशन 2.55% से बढ़ रही है। अभी भी पाकिस्तान को 240 मिलियन में दे हैव टू इम्पोर्ट वीट। जब पॉपुलेशन 300 मिलियन बढ़ेगी, कहाँ से आएगा? पानी ऑलरेडी रिड्यूस कर रहा है, लैंड, दे कैन नॉट कल्टिवेट मोर लैंड बिकॉज ऑफ वाटर। सो इंडिया इज पेइंग वेरी डिटेल्ड अटेंशन नॉट मेनली टू बलूचिस्तान बट ओवरऑल सिचुएशन दैट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। हर एक टू लुक एट इट कि इंडिया पे फिर इस सब कलेक्टिवली क्या इम्पैक्ट पड़ता है। आइडियोलॉजी, लुक एट द वे जो इस्लामाइजेशन हुई है पाकिस्तान में, और जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, जो रेडिकल ग्रुप्स हैं, और जो रेडिकल आइडियोलॉजी स्प्रेड कर रहे हैं, खासतौर पंजाब में, उसका इम्पैक्ट क्या होगा? आपका जो पड़ोसी मुल्क है जिससे आपकी एकदम नहीं बनती, जहाँ के लोग ये कहते हैं घास की रोटी हम खा लेंगे, पर और ये कहते हैं कि हमने सारी अपनी जो लड़ाइयाँ तैयारियाँ की हैं वो इंडिया को ही ध्यान में रख के की हैं, वहाँ पर अगर एक बगावत चल रही है और एक बड़ी 44% जो ज़मीन का हिस्सा है वो लोग कह रहे हैं कि साहब हम अलग होना चाहते हैं, ये नेचुरली इसमें इंडिया का रोल है नहीं है, कितने प्रतिशत है नहीं, इसको एक बार किनारे करें। ये नेचुरली इंडिया के लिए तो एक तरह से फ़ायदे की बात है ना। मतलब मैं इस पे थोड़ा सा मतलब चाह रहा हूँ, आप सोशियो इकोनॉमिक नज़रिए से कह रहे हैं, बट एक ऑन गोइंग आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान में चलते रहना भारत को फ़ायदा तो पहुँचाता है कि सर्टनली फ़ायदा पहुँचाता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर जो आप जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि भारत को कुछ करना भी नहीं चाहिए कि नहीं करना चाहिए, नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें रोल है या नहीं, इसको एक बार किनारे रखें, उस पर हम आगे बात करेंगे कि पाकिस्तान जो भी आरोप लगाता है, पर नेचुरली वहाँ जो गुस्सा है, जो वहाँ बंदूकें उठ रही, तो किस तरह थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करिए जी। नहीं कि उससे क्या होता है कि पाकिस्तानी मेरी जो पूरी रिसर्च जो मैंने किताब लिखी है इज बिकॉज ऑफ दिस ओनली ना। जी हाँ, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस ओनली टू एजुकेट द पीपल इन इंडिया कि जो पाकिस्तान बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, और लोगों ने पढ़ी है, सरकार ने भी लोगों में पढ़ी है। सो इट इज, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इंडिया में इज लुकिंग एट इट बलूचिस्तान वेरी क्लोजली, देख रहे हैं, समझ रहे हैं हो क्या रहा है वहाँ पे, और जितना अगर पानी में डूबेगा पाकिस्तान, सो मच द बेटर फॉर अस। हाँ, जैसे मतलब मैं 3-4 पॉइंट्स, जैसे ग्वादर या CPEC जो हम चाहते हैं कि सक्सेसफुल ना हो, वो नहीं हो पाएगा। पॉइंट 1, पॉइंट 2, उनकी आर्मी का एक बड़ा हिस्सा वहाँ पर बिजी रहेगा, तो इस वाले फ्रंट पर उतनी तैनाती नहीं रहेगी। पॉइंट 2, कभी हमें अगर उस तरह की नेगोशिएशंस की नौबत आती है जहाँ न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल करने और ना करने की इस तरह की डिस्कशंस होती हैं, तो हम इसको एक लेवरेज की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि बलूचिस्तान में आपके यहाँ ये हो रहा है, और क्या है मतलब मैं समझना। बट यू थिंक दिस इज नॉट इनफ? अगर पाकिस्तान की आर्मी इज कमिटेड टू डिप्लॉयमेंट इन बलूचिस्तान, आफ्टर ऑल पाकिस्तान के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, 9 कोर्स हैं, दे विल अटेंशन ऑन, दे वांट पीस ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल, कि हम यहाँ पे मुद्दा डील कर रहे हैं, वी डोंट वांट अनदर फ्रंट ओपनिंग अप विद इंडिया। तो इंडिया के फायदे में है कि हमारे लोग बच रहे हैं बमबारी से। इट ऑब्वियसली इज सिमिलरली विद ग्वादर एंड विद CPEC, जितना धस रहा है अंदर पाकिस्तान बिकॉज ऑफ डेट, इज नॉट एबल टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट्स, तो हिंदुस्तान के लिए तो फ़ायदा ही फ़ायदा है ना, देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद दैट। मैं ग्वादर पे थोड़ा और विस्तार से, मतलब चर्चा नहीं हुई है। ग्वादर का इतिहास जब हम देखते हैं तो कलात
कलात जब पाकिस्तान में मिल रहा था और 3 रियासतें मिल रही थी, तो ग्वादर उस टाइम बलूचिस्तान का हिस्सा नहीं बना था। गालिबन 53 में, मतलब 5-6 साल बाद उसको ओमान से ख़रीदा गया था। पाकिस्तान ने ख़रीदा था क्योंकि अमेरिका ने संभावनाएं जताई थी कि यहाँ पे बढ़िया एक पोर्ट बन सकता है। तो पाकिस्तान ने $3 मिलियन में करीब में ख़रीदा था उसका। तो मैं ये समझना चाहता हूँ सर, 2 सवाल हैं मेरे इससे कि ग्वादर पाकिस्तान के लिए, ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान के लिए कितना अहम है, नंबर 1। और नंबर 2, जो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात होती है, जब हम उसकी बात करते हैं तो ग्वादर में हम देखते हैं कि जो चीनी लोग आकर वहाँ बसाए जा रहे हैं तो उनकी सोसाइटीज़ बनी हुई हैं बड़ी बड़ी, ठीक है, वहाँ उनके सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और वहाँ के जो बलूचिस्तान के लोग हैं उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है, चीनियों को अलग ट्रीट किया जाता है। और फिर एक एयरपोर्ट भी वहाँ पे बनाया गया। तो एक सवाल उठा वहाँ पे कि जब बलूचिस्तान की 80% से ज़्यादा की आबादी, लगभग उतनी आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीती है, गुर्बत में है, तो वहाँ एयरपोर्ट की क्यों ज़रूरत है? तो एक तो सवाल ये हो गया, और ये कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो कितना सक्सेस हुआ है और कितना सक्सेस हो पाएगा भविष्य में, ये और ग्वादर की भूमिका। से 2-3 हिस्सों में आपका सवाल थोड़ा है। विस्तार से। हाँ, तो ग्वादर जो खान ऑफ कलात था उसने गिचकी सरदार से लड़ाई करके अपने कब्जे में की। दिस वाज इन दी अर्ली 18th या लेट 17th सेंचुरी, 18th और 19th सेंचुरी। मगर उसने वो गिचकी सरदार को वापस दे दिया ग्वादर कि तुम इसको रन करो, बट आधी रेवेन्यूज़ जो ग्वादर की हैं तुम मुझे भेजना, ठीक है। अच्छा, बीच में जो मस्कट का सुल्तान था उसका भाई से उसकी लड़ाई हुई और भाई ने ग्वादर में आके पनाह मांगी और मदद मांगी खान ऑफ कलात से। तो खान ऑफ कलात ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें ग्वादर देता हूँ, इसकी जो रेवेन्यूज़ होगी इससे तुम अपना रहन सहन और आप रहो, मगर जब आप बन जाओगे सुल्तान तो ये मुझे वापस कर देना। उसने कहा ठीक है। अच्छा, वो सुल्तान बन गया मगर उसने खान ऑफ कलात को वापस नहीं किया और बोला कि नहीं, अब मैं नहीं वापस कर सकता। वहाँ उससे अपना किला बनाया। बीच में फिर ब्रिटिश आ गए, उन्होंने मस्कट को इनकरेज किया कि तुम इसको वापस कलात को मत दो, और उससे कंसेशंस दिए ब्रिटिश ने फ्रॉम दिस सुल्तान ऑफ मस्कट। तो इस तरह का सिलसिला चलता रहा टिल पार्टीशन, क्रिएशन ऑफ दिस। फिर पाकिस्तान को पता चला कि जैसे कहा अमेरिकन कि भी यहाँ तो गैस है, कुछ और निकल सकता है, तो पाकिस्तान प्रेस करने लगा कि हमें ये वापस करो। तो ब्रिटिश के थ्रू यूज़ करके दे वर एबल टू गेट बैक ग्वादर इन 1950s कि दे गॉट बैक ग्वादर। तो ये तो ग्वादर की हिस्ट्री है। ग्वादर की इम्पोर्टेंस ये है कि जब सोवियत यूनियन टूटा और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स आज़ाद हुए तो पाकिस्तान को ये फीलिंग हुई कि ये उनके लिए एक्सेस टू द सी बन सकता है ग्वादर, बिकॉज दिस इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दे कैन यूज़ दिस। मगर क्योंकि वो एक फिशिंग विलेज थी, कोई पोर्ट नहीं था, पोर्ट तो हमें पोर्ट बनाना पड़ेगा, डीप सी पोर्ट बनाना पड़ेगा, तभी इसका फ़ायदा हो सकता है। तो फिर पहले सिंगापुर कंपनी थी, फिर चाइनीज़ कंपनी आए, फिर उन्होंने ये पोर्ट बनाया। तो पहली शिप जो आई उसका प्रॉब्लम ये था कि इसकी जो ड्राफ्ट है, जो होनी चाहिए थी 14 फुट, वो सिल्टिंग करके 12 फुट हो गई थी। तो पहली शिप आई तो एक और शिप को बुलाना पड़ा, उससे ऑफलोड करें सामान कि ये उठे और फिर पोर्ट में एंटर कर सके। मगर जो पोर्ट बनता है ना, इंटरनेशनल पोर्ट, डीप सी पोर्ट, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है उसके लिए कि देयर शुड बी अ हिंटरलैंड, इंडस्ट्री हो, डेवलपमेंट हो, जहाँ से गुड्स एक्सपोर्ट होंगे और गुड्स इंपोर्ट होंगे। अच्छा, ग्वादर में कुछ भी नहीं, इट वॉज अ फिशिंग विलेज, स्टिल इज़ अ फिशिंग विलेज, पोर्ट बना दिया है, बट उसका करेंगे क्या? तो जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो रूट है, तो चाइना ने कहा यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, बट अब इतना लंबा आप एक्सपोर्ट करोगे, आपको कितने हज़ार ट्रक चाहिए होंगे उसको सामान को यहाँ लाने के लिए, लोड करने के लिए और फिर भेजने के लिए। सो इट इज़ एन अनइकोनॉमिक प्रोपोजिशन। दैट्स व्हाई ग्वादर इज़ नॉट सक्सेसफुल, नहीं हो पाया अभी तक, नहीं सक्सेसफुल हो गया। आपने यहाँ ग्वादर एयरफील्ड की बात की। ग्वादर एयरफील्ड का जो लैंड है ना, वो लंदन एयरपोर्ट और एटलांटा एयरपोर्ट, जो दुनिया के सबसे बिजी एयरपोर्ट्स हैं, उसके कंपैरिजन में है। फ़्लाइट्स 2 आती हैं दिन में, अब मेरे ख्याल 3 आ गई। तो यह रहस्य है कि इतना बड़ा एयरपोर्ट आपने क्यों बनाया,
जब यहाँ कोई ट्रैफिक ही नहीं है, जब इंडस्ट्री नहीं है, जब लोग नहीं आ रहे, तो आपने इतना बड़ा एयरपोर्ट बनाया क्यों? तो जिससे बात होती है स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में, तो इसमें चाइना का अपना कोई इंटरेस्ट है कि दे वांट टू यूज़ द एयरफील्ड एट अ सब्सिक्वेंट स्टेज एंड दे वांट टू यूज़ द पोर्ट फॉर बर्थिंग ऑफ देयर शिप्स, नेवल शिप्स, जो अरेबियन सी में यूएस शिपिंग और इंडियन शिपिंग पे नज़र रख सकें। और जो सीपेक इटसेल्फ की जो बात है, ये पिछले 4-5 साल से बिल्कुल प्लेटो कर गया है, क्योंकि चाइना ने रियलाइज़ किया है कि पाकिस्तान तो रीपे ही नहीं कर सकता। जो भी हमने प्रोजेक्ट्स बनाए भी हैं, तो हम वाई शुड बी वेस्ट गुड मनी आफ्टर बैड मनी। अब यही लोन्स हमें रीपे हो जाएं तो बहुत बड़ी बात है। और उसका एक रीज़न ये भी है कि जो लोन्स हैं पावर प्लांट्स पे, रेट ऑफ रिटर्न इज़ अबाउट 22%। अब 22% रेट ऑफ रिटर्न आप पे करोगे, दैट मीन्स वहाँ की जो बिजली बनेगी पावर प्लांट की, पीपल हैव टू बाय इट, पर बिजली इतनी एक्सपेंसिव है, पीपल कांट अफोर्ड इट। सो चाइनीज़ हैव रियलाइज कि ये पाकिस्तान की बस की बात नहीं है। सो इट इज़ प्लेटोड आउट। हालांकि हर साल मीटिंग्स होती हैं, बात होती है कि नहीं सेकेंड फेज शुरू होने वाला है और पेशावर से कराची मेन लाइन 1 हम बनाने वाले हैं, ये करेंगे वो करेंगे, ग्राउंड पे कुछ नहीं हो रहा। इट इज़ प्लेटोड आउट। जी सर, ग्वादर पोर्ट की बात और ग्वादर की बात आगे बढ़ जाएगी, लेकिन इसी से जुड़ा एक आखिरी सवाल मैं पूछ लेता हूँ कि वहाँ पे अभी एक डंकी स्लॉटरिंग हाउस की बड़ी चर्चा थी पिछले दिनों। वहाँ पे कहा गया कि अफ्रीका से करीब 10 लाख गधे लाएंगे, फिर उनको काटा जाएगा और चीन भेजा जाएगा, उनसे दवाई बनेगी, खाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, वगैरह वगैरह। तो एक सवाल ये उठा कि वहाँ प्रोटेस्ट हुआ, तो ये प्रोटेस्ट की वजह क्या थी? क्योंकि एक डिबेट ये भी थी वहाँ पे कि गधा हलाल नहीं है, मतलब गधा को हराम कहा जाता है, उसको हलाल जानवर नहीं माना जाता है। एक तो ये सवाल कि आप वो डंकी स्लॉटरिंग हाउस है उसके बारे में बताइए। और इसी से एक सवाल ये भी उठता है कि जब हम बलूचिस्तान के लोगों को देखते हैं तो उनमें बलोचियों में धर्म कितना हावी है, क्योंकि हम पाकिस्तान की जब हम इतिहास देखते हैं तो हमेशा से धर्म हावी रहा है पाकिस्तान के लोगों पर। इस्टेब्लिशमेंट हो, राजनीति हो, वहाँ की सेना हो, सब पर धर्म हावी रहा है। बलोचियों पर कितना धर्म हावी है? पहले ये उसकी बात कर लेते हैं। हाँ, सवाल खत्म ही और कुछ? हाँ बस यही, स्लॉटरिंग हाउस और फिर धर्म। तो उनको ज़रूरत नहीं थी। खैर वो ले आए। अगर कोई खाता है, कोई यूज़ करता है, वो उन पर निर्भर है ना, हु आर वी टू से। तो पाकिस्तान को मुद्दे की बात यह है कि पाकिस्तान को और कुछ नहीं मिला एक्सेप्ट फॉर पैकेजिंग दिस एंड सेंडिंग इट। चलो उनको मुबारक। हराम हलाल वाली डिबेट। अब देखिए, अब अपने रिलीजन की बात की पाकिस्तान में, हालांकि तो कहता है इस्लामिक रिपब्लिक और मुमलिकत खुदादाद, और जितना नॉन इस्लामिक बिहेवियर पाकिस्तान में है, क्या शरई है उसमें। आप परसों नूर वली मसूद है टीटीपी का लीडर, अब उसकी स्पीच सुने, 12 मिनट की स्पीच है। उसने डिटेल किया है कि क्या क्या नॉन शराई, नॉन इस्लामिक पाकिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान के लोगों में, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस में, पाकिस्तान की आर्मी में। तो इसलिए इस्लामिक रियासत कैसे है? इस्लामिक रियासत हम इसको बनाएंगे। पाकिस्तान डज नॉट हैव अ रिप्लाई। इसलिए शराब यहाँ बिकती है, लोग पीते हैं। इस्लामिक बैंकिंग यहाँ पे नहीं है, सूद लेते हैं लोग। एंड ही इज़ गिवन 10 डिफरेंट एग्जाम्पल्स। तो इस्लामिक मुल्क कहाँ से हो गया इन प्रैक्टिस? बोलने को तो पाकिस्तान से लास्ट मुसलमान विल बी इन पाकिस्तान, बोलने में क्या हर्ज है, बट इन प्रैक्टिस इट इज़ नॉट एन इस्लामिक स्टेट अकॉर्डिंग टू नूर वली मसूद। एक चीज़ और रहेगी, बलोच कितने? हाँ नहीं, जैसे मैंने कहा था ना, वो तो बलोच कहता है मैं रमज़ान में फास्ट नहीं रखता, मेरा सरदार रख रहा है। हालांकि कुनार में ये नहीं कहा कि किसी और के आप आउटसोर्स कर दो। ऐसे मैंने कहा रिलीजन डज नॉट डिफाइन देयर आइडेंटिटी। हाँ, सब सुन्नी मुसलमान हैं, यू नो देयर, बट दे आर नॉट रेडिकलाइज्ड और रेडिकल, दे आर वेरी सेक्युलर। द लार्जेस्ट हिंदू पॉपुलेशन प्री पार्टीशन वॉज इन बलूचिस्तान। वो अकबर बुख्ती के घर के पीछे उनका गांव था। सो दे आर सेक्युलर पीपल। हाँ, अब पेनिट्रेशन हो गई है। मुशर्रफ, जिया ट्राइड इट फर्स्ट। मुशर्रफ ट्राइड इट टू सेंड जमात-उद-दावा, हाफिज सईद, लश्कर के कैंप्स बनना। सो यू फाइंड दिस इज
इज स्टार्टिंग, यू नो, रेडिकलाइजेशन इज स्टार्टिंग, बट बाय एंड लार्ज जो बलोच हैं वो बिल्कुल सेक्युलर हैं। तभी से भी लोग टीटीपी से उनका जो समझौता है, इट्स अ टैक्टिकल अलायंस। देयर आर टू पोल्स अपार्ट। वो शरिया की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मेरा सरदार फास्ट कर रहा है। देखिए, ये समझने की बात ये है कि जो बलोच हैं वो पाकिस्तान से निकलना चाहते हैं, दे वांट ए सेपरेट कंट्री। वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहना चाहते। जो टीटीपी है वो पाकिस्तान से निकलने तो नहीं बात कर रही, वो पाकिस्तान से सेपरेशन नहीं चाह रहे। वो चाह रहे हैं कि जो हमारा शरिया है, और हम ही जानते हैं जो शरिया क्या है, सही शरिया मानो में, वो पहले एक्स फाटा में होता था, वहाँ लगाया जाए, फिर केपीके में लगाया जाए, फिर पूरे पाकिस्तान में लगाया जाए। तो वो तो रिलीजियस ग्रुप है, ये सेक्युलर ग्रुप है। तो हाँ, इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन कि इनके आपस में इनकी जो टैक्टिकल अलायंस है, क्योंकि दुश्मन तो एक है ना, दुश्मन इज पाकिस्तान आर्मी। तो वो सोचते हैं कि अगर हम आपस में मिलकर इकट्ठे कोऑर्डिनेट करके हम अटैक्स कर सकें, सोने पे सुहागा। दैट इज़ वाई इट इज़ बीइंग डन। ये नहीं है कि बलोच जो सेक्युलर थे अब वो भी शरिया के नाम पर ऐसी बात नहीं है। दोनों साथ आकर अलग अलग मोटिव से ही लड़ना। हाँ, अलग चाहते हैं, और क्योंकि दुश्मन एक है और ब्रूटल दुश्मन है। जो बलोचों के साथ कर रहा है वही पश्तूनों के साथ कर रहा है। सर, अब चूंकि टीटीपी की बात आई गई है तो अफ़गानिस्तान में तालिबान जब आए तो इमरान खान ने कहा कि साहब गुलामी की जंजीरें टूट गईं, और बड़ा जश्न, लोग नाचे वाचे, ना खुशी मनाई गई कि देखिए वहाँ वो निज़ाम आया है जो हम चाहते हैं कभी हमारे यहाँ आए। लेकिन वो तो फेवरेबल रहा नहीं उनके लिए। अब जो उन्होंने गुड तालिबान अफ़गानिस्तान में मदद की, और जिसको बैड तालिबान वो कहते हैं, अब वो यहाँ उनकी जड़ें खोदने में लगा हुआ है। क्या अब पाकिस्तान के इदारों में, वहाँ जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वहाँ अब अफ़गानिस्तान में तालिबान को आने को लेकर के थोड़ा अब धूल साफ़ हुई है कि भाई साहब ये ज़रूरी नहीं कि आपके फ़ायदे में काम करे। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ज़रिए अफ़गानिस्तान वाला तालिबान जो है वो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रहा है। ये अब अक्ल आनी शुरू हुई है उनको? नहीं, हाँ बिल्कुल। इसी जब तालिबान को पाकिस्तान 20 साल से क्यों सपोर्ट कर रहा था, 3 उसके इंटरेस्ट थे। एक तो तालिबान इंडिया को अफ़गानिस्तान से निकाल देगा, दूसरा तालिबान ड्यूरेंट लाइन को रिकग्नाइज़ करेगा, और थर्ड वो टीटीपी को हम में हैंड ओवर कर देगा। अच्छा, 6 महीने के अंदर ये तीनों फेल हो गए। तालिबान ने खुद इंडिया को इनवाइट किया है कि आप आके अपने प्रोजेक्ट्स फिर से शुरू करें, हमें मदद करें, हम अपने आर्मी के जो जवान हैं आपके तरफ भेजने के रेडी हैं टू ट्रेनिंग करने के लिए। तो एक वो फेल हो गया। दूसरा, तालिबान ने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम ड्यूरेंट लाइन को रिकग्नाइज़ करें। उन्होंने कई जगह तो फेंस भी उखाड़ दी, क्या मानते ही नहीं है इसको। और तीसरा, उन्होंने कहा हम टीटीपी को कैसे हैंड ओवर कर सकें। फिर जब तालिबान को मदद की ज़रूरत थी 2001 में, जब अमेरिका ने अटैक किया, तो उन्होंने शेल्टर कहाँ ली, फाटा में। और वहाँ के जो ट्राइबल्स हैं वो आज टीटीपी में हैं। आज टीटीपी को जब मदद चाहिए तो अफ़गानिस्तान कैसे मना कर सकता है, क्योंकि एज़ पर नॉर्म्स ऑफ पश्तून वली अगर वो इसको रिफ्यूज़ करता है और टीटीपी को पाकिस्तान पे हैंड ओवर करता है, दे विल बी कॉल्ड बगैरत, विदाउट ऑनर। और सबसे बड़ी गाली जो है ना पश्तूनों में, किसी को आप बगैरत बुला के देखिए, वो मारों पे आ जाएगा। यू कैन नॉट कॉल समबडी। तो तालिबान नो, अगर हमने टीटीपी से अपना सपोर्ट विड्रॉ किया और ख़ास तौर पे हमने पाकिस्तान को हैंड ओवर किया, जो हमारे पश्तून है, लोकल्स हैं ना, वो हमें सपोर्ट करना छोड़ देंगे। तो तीनों जो मकसद थे पाकिस्तान के वो फेल हो गए। अब पाकिस्तान कह रहा है कि ये क्या हो गया, और इंडिया इज़ बैक। मैं आपको बड़ी अच्छी कहावत बताता हूँ। इंडिया में बहुत पहले से एक कहावत चली आ रही है, ही हु वॉन्ट्स टू बी एम्परर ऑफ हिंदुस्तान मस्ट फर्स्ट बी मास्टर ऑफ काबुल। समझ रहे हैं आप? क्योंकि जितनी भी इन्वेजन्स इंडिया में हुई हैं, सब अफगानिस्तान के, ब्रिटिश केम बाय द सी, पर सारी इन्वेजन्स अलेक्जेंडर से लेकर आपके गजनी क्या, तो गौरी क्या और अब्दाली क्या, सब यहाँ से हुई हैं। तो अगर आपका कंट्रोल काबुल पे है
एटलीस्ट अफगानिस्तान के इलाके पे है, यू कैन स्टॉप द इन्वेजन दैट साइड ऑफ द हिंदू कुश। यहाँ हिंदुस्तान में नहीं आ पाएंगे, पंजाब में नहीं आ पाएंगे। तो ये बड़े पते की बात है। ये दर्शाता है कि इंडियन गवर्नमेंट क्यों एंगेज करती है तालिबान रूल। वाई अफगानिस्तान इज सो इम्पोर्टेंट टू इंडिया। लोग कहते हैं भाई वो तालिबान गवर्नमेंट आप क्यों इंटरेस्टेड हो, क्यों कर रहे हो, ये उनको समझाना चाहिए। ये बड़ी पते की बात है। पाकिस्तान के इस बलूचिस्तान वाले इलाके में किस किस देश के जिनको खुफिया एजेंट्स कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग आम भाषा में जासूस कह देते हैं, किन किन देशों के जासूस पाए जाते हैं? देखिए, अगर वो खुफिया है, जासूस है, अब मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मुझे क्या पता मतलब कि कैसे के स्टेक्स हैं, वो कौन है जो भेजते होंगे, मतलब ये देखिए ऐसा है ना कि आज की डेट में जो भी कंट्रीज़ हैं ना, जिनकी एम्बेसीज हैं, जिनके मिशंस हैं, हर एक मुल्क दूसरे कंट्रीज़ में इंफॉर्मेशन गैदर करता है कि क्या हो रहा है वहाँ पे, ट्रेड इंटरेस्ट क्या है, हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है कि नहीं। सब लोग करते हैं, इट्स एन एक्सेप्टेड फैक्ट, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट ये कहना कि ये आदमी इस जगह पर है, अब जैसे रिसेंटली वो कैनेडी पेपर्स रिलीज़ हुए, तो उसमें निकला कि CIA के 2 स्टेशन खुफिया स्टेशन थे इंडिया में, है ना। तो अगर जो चीज़ खुफिया है, सीक्रेट एजेंट से किसको पता है? बहुत कुछ है, लेकिन मैं आखिरी एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तालिबान जो अफ़गानिस्तान में है, वहाँ पे अभी 2 फ्रैक्शन है। एक तालिबान का एक हक्कानी ग्रुप है और एक कंधारी ग्रुप है। तो अभी दोनों फ्रैक्शन में लड़ाई चल रही है। दोनों के लीडर एक दूसरे से, जो अभी गृह मंत्री हूँ पाकिस्तान के, वो सॉरी तालिबानी अफ़गानिस्तान के, वो उनके इस्तीफ़े की भी खबर आई थी, हालांकि वो झूठी साबित हुई। लेकिन इससे ये बात तो पता चली कि जो कंधारी और हक्कानी ग्रुप में है, उनमें लड़ाई चल रही है। तो क्या ऐसा आने वाले समय में ऐसा देखने को मिल सकता है कि जो अफ़गानिस्तानी तालिबान है वो भी बट जाए, टूट जाए वो भी? देखिए, तालिबान को एक चीज़ तो मालूम है, इकट्ठे रहेंगे दे विल सर्वाइव, बट गए दे हैव अ प्रॉब्लम। अच्छा, इसकी हिस्ट्री अभी से शुरू नहीं है। इसी जब अहमद शाह, ये तो लंबा हो जाएगा, अहमद शाह अब्दाली ने जब अफ़गानिस्तान को एक तरफ से यूनिफाई करके बनाया, सो दुरानीज वर द की पावर ब्रोकर्स। 200 साल उनकी हुकूमत रही काबुल पर। अच्छा, दूसरी जो ट्राइब थी गिलजाइज, फिर जब वो कम्युनिस्ट आए तो गिलजाइज सारे डोमिनेटिंग, तालिबान आए लार्जली फ्रॉम द गिलजाइज। तो दुरानीज और गिलजाइज में हमेशा ये टशन रहा है आपस में। हकानीज जो हैं, दे आर फ्रॉम द ईस्टर्न कन्फेडरेशन, करलानी, है ना। सो ये अब दुरानी और गिलजाइज सोचते हैं, अरे यार झगड़ा तो हम में था, ये टपक कर अब स्टार्ट कैसे आ गया है। तो मुझे लग रहा है गिलजाइज और दुरानीज एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं टू गेट अगेंस्ट द ज़ादरान्स की इसको तो निकालो, वापस में हम निपटा लेंगे। तभी चीज़ जो डिफरेंस है ना, इट्स ऑल्सो अ ट्राइबल राइवलरी बिटवीन हकानीज ज़ादरान्स एंड द गिलजाई एंड दुरानीज जो अभी कंधार में हैं। चल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत सारा समय दिया। हम सारे छात्र यहाँ से समृद्ध होकर के जा रहे हैं, और हमारे दर्शक, आपको भी तिलक देवाशर जी के साथ ये मास्टर क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मास्टर क्लास हम लेकर के आते रहेंगे, देखते रहिए दी लर्निंग टॉप।